Good morning, everyone. I hope all of you are good. So लास्ट क्लास में हमने सैलरीज डिस्कस किया था, उससे पहले की क्लास में हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे। आज हम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। आपके सैलरी का क्वेश्चन में लास्ट में टैक्स की कंप्यूटेशन रह गई थी क्लास। टैक्स की कंप्यूटेशन मैंने आपसे कहा था मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगी, बट सिंस हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर इज बिग इनफ तो हम आज हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर ही स्टार्ट करके एंड करते हैं। एंड जो कंप्यूटेशन है इनकम की वो मैं आपको लास्ट में जब सारे चैप्टर्स हमारे हो जाएंगे उनके साथ फिर, क्योंकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, तो उसमें मैं आपको टैक्स की कैलकुलेशन कराऊंगी। ओके, नाउ हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले तो आपके इस चैप्टर में डीम्ड ओनरशिप का क्वेश्चन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंड टू स्टार्ट विद आपको ये बता दूं मैं हाउस प्रॉपर्टी कहते किसे हैं। बच्चे मैंने आपको इनकम टैक्स स्टार्ट करने पर ये बताया था कि इनकम टैक्स में हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, उस पे गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं। इनकम हमारी बहुत सारे सोर्सेज से हो सकती है। आप फ्यूचर में जॉब करोगे, आज पढ़ रहे हो आप लोग, फ्यूचर में जॉब करोगे तो सैलरी इनकम होगी। हो सकता है आपके सैलरी इनकम के साथ साथ आपके जो दादाजी हैं उन्होंने या किसी ने भी आपके घर में कोई एक्स्ट्रा घर लेकर रख रखा हो, मतलब एक घर में आप रह रहे हो, साथ में एक और घर उन्होंने खरीद के रख रखा है, वो खाली पड़ा है, आप उसको रेंट पे चढ़ा देते हो, वहां से आपको किराया आता है, रेंटल इनकम आती है। उसे उस इनकम को हम इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहते हैं। जो किराए की इनकम होती है उसे हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहते हैं। अब जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम हमारी आती है उस पे हमें गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है, तो इसीलिए हम इनकम टैक्स के अंदर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब बच्चे एज आई सेड आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से डीम्ड ओनरशिप का क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट रहता है। अब बेसिकली बच्चे कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर आप उसका ओनरशिप चेक करना चाहते हो, मान लीजिए मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, मैं उसकी ओनर हूं, तो उस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाने पर जो रेंटल इनकम आएगी वो भी मेरे लिए टैक्सेबल होगी, मेरी इनकम बन जाएगी। सपोजिटली एक गर्ल है, उसकी शादी हुई बच्चे, उसकी शादी जहां पर होती है उसके फादर इन लॉ उसकी मतलब अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके फादर इन लॉ को ये बात पता है कि अगर उनके नाम पे प्रॉपर्टी होगी तो कल को किराए पे चढ़ेगी तो रेंट किसके नाम का आएगा? उसके फादर इन लॉ के नाम का आएगा। उनके नाम का आएगा तो टैक्स भी उनको भरना पड़ेगा। मान लीजिए उनकी ऑलरेडी बहुत सारी इनकम्स हैं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे भी उनको अच्छा खासा टैक्स भरना पड़ेगा। बट मान लीजिए जो डॉटर इन लॉ है, जिसके नाम उन्होंने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का सोचा है, उसके नाम पे और कोई इनकम नहीं है, तो अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर कर दी जाए, दैट इज अगर ये प्रॉपर्टी डॉटर इन लॉ को, बहू को उन्होंने ट्रांसफर कर दी उसके नाम पर, तो अब बहू के नाम पर किराए की इनकम आएगी, जिसके नाम पे घर होगा उसी के नाम पे किराए की इनकम आएगी। और अगर मान लीजिए डॉटर इन लॉ की और कोई इनकम ही नहीं थी, ना वो जॉब कर रही थी, ना वो बिजनेस कर रही थी, ना उसके नाम पे कोई और रेंटल इनकम थी, तो एक बेसिक एग्जेम्पशन इनकम में कि पहले 2.5 लाख पे तो आपको कुछ भी इनकम टैक्स भरना ही नहीं है गवर्नमेंट को, वो बेसिक एग्जेम्पशन तो मिल ही जाएगा उसकी डॉटर इन लॉ को, तो इतना पैसा जो है उनका टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूरे साल में 1.5 लाख रुपए रेंट कमाया तो 1.5 लाख रुपए रेंट पे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर फादर इन लॉ की नाम पर होती है प्रॉपर्टी तो उनको भरना पड़ता। ये पॉइंट अगर जस्ट इन केस आप लोगों को उतना क्लियर नहीं हुआ तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है, मैं आपको ये पॉइंट दोबारा समझाती हूँ। अभी हम डीम्ड ओनरशिप पढ़ रहे हैं। डीम्ड ओनरशिप, डीम्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा, मतलब ओनर है नहीं कोई, उसको माना जा रहा है ओनर। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की मैं ओनर नहीं हूं, बट किसी कारण से इनकम टैक्स अथॉरिटी मुझे उसको ओनर मान लेती है, डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर मतलब माना जाएगा आपको ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। कौन से सेक्शन में बताया जाता है? सेक्शन 27 में डीम्ड ओनरशिप के बारे में बताया जाता है। इसके अंडर हमारे पास क्या क्या केसेस हैं ये देखते हैं।
कहता है कि एज पर सेक्शन 27 फॉलोइंग पर्संस दो नॉट द लीगल ओनर्स ऑफ अ प्रॉपर्टी आर डीम्ड टू बी ओनर्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22 टू 26। कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वैसे तो उस मकान के मालिक नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है, मगर इनकम टैक्स के पर्पस से उन्हें डीम्ड ओनर माना जाएगा। कौन से वो लोग हैं? सबसे पहला केस कहता है ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड। कहता है कि कोई भी आदमी अगर अपने हस्बैंड या वाइफ के नाम पे या अपने छोटे बच्चे के नाम पे, जो 18 साल से छोटा का बच्चा हो, उसके नाम पे कोई भी अगर हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसे केस में वो ही आदमी जिसने ट्रांसफर किया है वो ही उसका डीम्ड डोनर कहलाएगा। कब कब किस केस में वो डीम्ड डोनर कहलाएगा? अगर वो अपने हस्बैंड वाइफ से उसके बदले कोई पैसे नहीं लेता है, या फिर विदाउट द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब साथ साथ रह रहे हैं वो, उसके बाद भी उसने ले लिया। जैसे कि अगर डिवोर्स केस है, दोनों के बीच में अलग अलग रहते हैं, पार्टीशन हो चुका है दोनों का, तो ऐसे केस में आपने किसी को, अपने हस्बैंड या वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो वो वाइफ, मान लीजिए आपने सुना होगा ना, अरे इसका तो डिवोर्स हो गया, वो इस पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी आधी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे कर दी। तो ऐसे केस में जब ऐसा होता है, डिवोर्स हो गया, वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो उसकी ओनर वाइफ है। बट मान लीजिए दोनों साथ साथ रह रहे हैं और वाइफ और हस्बैंड साथ साथ रह रहे हैं, कोई उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, और हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी है प्रॉपर्टी, और वाइफ से उसने कोई पैसे भी चार्ज नहीं करे हैं उसके बदले, तो क्या कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसे चार्ज करना। तो अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एंड विदाउट द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है, या तो माइनर बच्चे को या हस्बैंड या वाइफ को, ऐसे केस में जिस बंदे ने ट्रांसफर करी है उसी के नाम पर मानी जाएगी प्रॉपर्टी, तो उसको मान लेंगे वो डीम्ड ओनर है, कि मानो या नहीं मानो तुम्हें ही मानेंगे ओनर। दूसरा केस ये बोलता है 5.1 के अंदर बी पॉइंट देखेंगे, टू माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर। कहता है कि मैरिड डॉटर नहीं है बट एक माइनर चाइल्ड है, तो एक ऐसा माइनर चाइल्ड छोटा है, उसके नाम पे आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, इसमें मैरिड डॉटर को इंक्लूड नहीं करेंगे। हो सकता है कि मैरिड डॉटर 18 की एज में उसकी शादी हो गई, बट हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा जो भी 18 साल से छोटे आपके बच्चे हैं, उनके नाम पे अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, तो जिसने ट्रांसफर करी है उस पेरेंट के नाम पर ही मानी जाएगी प्रॉपर्टी, डीम्ड ओनर पेरेंट ही माना जाएगा। ये क्योंकि मैंने आपको बताया थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को याद रखना है ये सब। नेक्स्ट है आपका वेट 5.2 होल्ड 5.2 देखेंगे स्क्रीन पे, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट। Holder of impartible state would be deemed to be an individual owner of all properties comprised in the Mr. J करता है हिंदू अनडिवाइडेड, उनके पास मेनी बिल्डिंग्स हैं और एक मंदिर है। फिर से बता रही हूँ आपको, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन सी होती है? जिसमें सारे लोग मिलके बिजनेस करते हैं, सबका बिजनेस पे इक्वल हक होता है। मान लीजिए उस फैमिली में दादाजी हैं, दादी जी हैं, उनके 2 बेटे हैं दादा दादी के, और वो उन 2 बेटों के फर्दर बच्चे हैं, बहू बेटा बच्चे, सब इक्वल ओनर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। बट जो दादाजी हैं, मिस्टर जे है उनका नाम, वो करता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेजर डिसीजन मेकिंग्स वो करते हैं। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और एक मंदिर है। अब ये बांटना है अगर इन सब लोगों में, तो बिल्डिंग्स बहुत सारी मान लीजिए इक्वल इक्वल बट गई, बट मंदिर एक ही है। तो अब इस केस में हम ये मान लेते हैं कि मंदिर क्योंकि एक ही है तो वो तो डिवाइड नहीं हो सकता। अगर 7 लोग फैमिली में है तो 7 लोगों में बराबर बराबर मंदिर को तो हम नहीं बांट सकते, तो उसको हम बोल देते हैं कि मंदिर इम्पार्टेबल स्टेट है, मतलब बांटा नहीं जा सकता, पार्ट नहीं किया जा सकता, पार्टीशन नहीं किया जा सकता। तो ये कहता है कि मिस्टर जे डिसॉल्व्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल एसेट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विद इन द फैमिली मेंबर्स। हाउएवर, as per the family custom, he keeps temple building with himself.
although all family members have access to such temple building. Now in this case Mr. J is not the owner of the temple building but shall be regarded as deemed owner, as this temple building shall be regarded as impartable state. बच्चे वो क्या कहता है कि मिस्टर जे इस केस में हमने जैसे बताया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास बहुत सारी बिल्डिंग्स थी और एक मंदिर था। इन सब लोगों ने आपस में सारी प्रॉपर्टीज को बांट लिया क्योंकि सबका इक्वल हक होता है प्रॉपर्टी पे। 7 मेंबर्स थे फैमिली में, सबने 7 बिल्डिंग्स थी मान लीजिए इनके पास, तो उन्होंने सबने एक एक बिल्डिंग रख ली। अब मंदिर इनके पास एक ही था इसलिए हमने कहा इम्पार्टेबल स्टेट है मंदिर। मंदिर को मिस्टर जे जो करता थे उन्होंने अपने पास रख लिया। ऐसे केस में मिस्टर जे जो है उन्होंने रख तो अपने पास लिया बट वो ओनर नहीं है उस मंदिर के, वो पार्टली ओनर है, बाकी लोग भी ओनर है उस मंदिर के। तो ऐसे केस में मिस्टर जे को हम डीम्ड ओनर मानेंगे कि मानो या नहीं मानो, माना तो उन्हीं को ओनर जाएगा, डीम्ड ओनर मिस्टर जे माने जाएंगे। तो कहता है होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट जो होता है वो भी डीम्ड ओनर होता है। इम्पार्टेबल स्टेट यहाँ पे मंदिर था, उसका होल्डर कौन था? मिस्टर जे, तो वो मिस्टर जे का बन गए डीम्ड ओनर। नेक्स्ट बोलता है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये होता है ना कि आप मतलब गवर्नमेंट से आपने लैंड अलॉट करा लिया, मान लीजिए मैं लेक्चरर हूँ तो लेक्चरर के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, हम सब ने मिलके सोचा कि भाई घर बनाना है तो ऐसा करते हैं कि एक सोसाइटी बना लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके अंदर हम सब रह लेंगे। तो हम गवर्नमेंट के पास गए सारे लेक्चरर मिलके, हमने कहा हमारे को एक लैंड अलॉट कर दो, लैंड जो आप हमें अलॉट करोगे उस लैंड पर हम बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी करेंगे, उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स बनाएंगे और हम सब लेक्चरर्स मिलके रहेंगे, वो हमारे लेक्चरर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। तो ये कहता है कि जो मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वो डीम्ड ओनर होता है। देखिए, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी to whom the building or flats are allotted or leased shall be deemed owner of property allotted to him। कहता है कि जब मान लीजिए मैंने ये लेक्चरर्स वाला जो आपको एग्जांपल दिया है उसके अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने खड़ी करी, गवर्नमेंट ने जो हमारे को लैंड दी लेक्चरर्स को, हमने उस पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर दी, वहां पे हमने बहुत सारे फ्लैट्स बना लिए, उन फ्लैट्स में हम सबको अलॉट हो गए फ्लैट कि मेरा नाम आंचल जैन है तो मेरे को एक फ्लैट मिल गया, दूसरे किसी को एक फ्लैट मिल गया, तीसरे को किसी को एक फ्लैट मिल गया, सबके नाम पे फ्लैट्स अलॉट हुए। तो जिनको फ्लैट्स अलॉट हुए हैं वो डीम्ड ओनर माने जाएंगे, उनको माना जाएगा ओनर, वो एक्चुअल ओनर नहीं है। एक्चुअल तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअल ओनर नहीं होंगे, वो डीम्ड ओनर्स होंगे बच्चे। एक एक फ्लैट जो है वो डीम्ड ओनरशिप में आएगा, एक्चुअल ओनरशिप में कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं आता। नेक्स्ट है आपका possession of property under past performance of contract as referred under section 53A of transfer of property act। कहता है if a person is allowed to take possession of any building or part thereof in a part performance of a contract of the nature as referred in section 53A of the transfer of property act, then he shall be deemed owner of house property even though he shall not be regarded as owner of property। कहता है कि अगर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दी गई है तो अंडर सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उसको हम डीम्ड ओनर मानेंगे। मान लीजिए किसी ने मतलब अभी डीलिंग करी है, डीलिंग करके उसने पूरा पैसा नहीं दिया, मकान खरीदना चाहता है कोई, मकान का उसने बयाना दे दिया, अभी फिर उसके थोड़े टाइम बाद उसने और कुछ पैसा दे दिया मकान का, बट अभी पूरा पैसा नहीं दिया मकान का। मान लीजिए मकान 4 करोड़ का था, अभी तक उसने 3 करोड़ दिया है और अभी उसको 3 करोड़ देने के बाद पोजेशन ट्रांसफर हो गया है, मतलब कि उससे वहां पे चाबी मिल गई है तू रह ले, बट अभी उसको पूरा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में ये कहता है कि पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो उसने किया था कि भाई मैं तुम्हें पूरे 4 करोड़ दूंगा, तुम मुझे घर देना रहने के लिए, वो उसने पार्ट परफॉर्मेंस करी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, पार्ट परफॉर्मेंस करी, 3 करोड़ दिए हैं उसने, 1 करोड़ अभी रोक रखा है। तो अगर ऐसे केस में उसको पोजेशन मिल जाती है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसे ये कहा जाएगा कि ये एक डीम्ड ओनर है। नेक्स्ट है बच्चे पर्सन हैविंग राइट इन प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 years और मोर। अगर कहीं पे लीज पे बिल्डिंग दी गई है, बिल्डिंग अपने नाम पे नहीं है, लीज पे, आपने देखा होगा ना गवर्नमेंट फैक्ट्री लीज पर दे देती है, कुछ बिल्डिंग्स लीज पर दे देती है। अगर लीज पर कोई भी बिल्डिंग दी गई है जो आपके नाम पर नहीं है और वो
12 साल से ज्यादा हो गए आपको, 12 साल या 12 साल से ज्यादा हो गए आपको लीज पर लिए हुए वो बिल्डिंग, तो आप उसके डीम्ड ओनर कहलाओगे, क्योंकि जो लीज पर बिल्डिंग होती है वो आपके नाम पर तो होती नहीं है, तो आप ओनर तो हो ही नहीं सकते। बट अगर आप लीज पे लिए हुए इस बिल्डिंग को आपको 12 साल या 12 साल से ज्यादा हो गए, तो आप उसके डीम्ड ओनर कहलाओगे, कि मानो या ना मानो ओनर तो आपको ही मानेंगे। तो ये 5.5 केस था, मतलब 5 केसेस अब तक हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अब 5 केसेस आपके डीम्ड ओनरशिप में आते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन हमने इसका पूरा कर लिया, अब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे बच्चे। अब बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया, हाउस प्रॉपर्टी इनकम का मतलब क्या होता है कि रेंटल इनकम, जो आप किराए पे चढ़ा के मकान को पैसा कमाते हो, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अब इसके बारे में मैं एक ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन खोलती हूँ, उससे ही आपको कुछ थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7, इलस्ट्रेशन 7 देखेंगे सब लोग स्क्रीन पे। क्या बताता है इलस्ट्रेशन 7 में बच्चे? ध्यान देंगे, जहां पे मैं कर्सर मूव करूंगी वहां वहां पे ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या दे रखी है, ये दे रखा है एक मकान है, मान लीजिए इस मकान का नाम है हाउस नंबर 1। इसकी म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है 1,20,000। फेयर रेंट दे रखा है इसका 1,50,000। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है इसका 1,08,000 और एक्चुअल रेंट दे रखा है इसका 1,80,000। इस केस में बच्चे, अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या है, फेयर रेंट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या है और एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है। मान लीजिए बच्चे ये हाउस नंबर 1 मेरा है, ठीक है। मैंने इस मकान को किराए पे चढ़ाया और मुझे पूरे साल में जो इस पे किराया आया वो आया 1,80,000। तो इसको कहेंगे एक्चुअल रेंट, कि मुझे एक्चुअली में रेंट इतना मिला। अब म्यूनिसिपल अथॉरिटीज मेरे इस मकान के लिए टैक्स चार्ज करती हैं। कैसा टैक्स? हाउस टैक्स। आपने नाम सुना होगा सबने, हाउस टैक्स। क्या होता है हाउस टैक्स? आप अपने घर का सीवेज सिस्टम, वॉशरूम यूज करते हैं, वॉशरूम में जो आप ड्रेन करते हैं वो जाता है सीवर में। तो ये सब सीवर, नालियां, जो ये मेंटेन करने का काम होता है वो कौन करती है? म्यूनिसिपल अथॉरिटी हमारी, एमसीडी करती है। तो एमसीडी ये सब करने के लिए हमारे से क्या करती है? टैक्स चार्ज करती है, जिसको हम म्यूनिसिपल टैक्सेस कहते हैं, हाउस टैक्स बोलते हैं। तो बच्चे, जो ये म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं या हाउस टैक्स है, ये जो हमारी एमसीडी है वो किस वैल्यू पे चार्ज करेगी? वो पहले पूरे साल में की वैल्यू निकालती है कि इस पर्टिकुलर घर की पूरे साल की वैल्यू कितनी है। जितनी वैल्यू निकल के आती है उस पर वो हाउस टैक्स लगाती है। तो ये जिस घर के लिए मैंने जब घर किराए पे चढ़ाया तो मुझे 1,80,000 का रेंट आया, उसी रेंट उसी घर की ये चाहते थे कि इनके हम टैक्स भरें, म्यूनिसिपल टैक्सेस भरें। तो इसीलिए म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने उसकी वैल्यू निकाली, घर की म्यूनिसिपल वैल्यू निकाली उस घर की। तो उन्होंने कहा एक साल में इस घर की वैल्यू होनी चाहिए 1,20,000। वैल्यू निकाली मतलब म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने अंदाजा लगाया कि एक साल में कितना रेंट इस जगह से कमाया जा सकता है। म्यूनिसिपल अथॉरिटी का अंदाजा था कि इस घर से, पूरे हाउस नंबर 1 को अगर किराए पे चढ़ाया जाए तो पूरे साल में 1,20,000 का किराया आ सकता है। ये म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने वैल्यू निकाली इस घर की। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये घर ये वैल्यू रखता है एक साल में। एक्चुअल वैल्यू जो थी उसकी, वो एक्चुअल रेंट था 1,80,000। आसपास के मकान, हाउस नंबर 1 के आसपास के मकान जो कि इक्वल एरिया के थे, एक जैसे बने हुए थे, मतलब बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे बने हुए थे ऑलमोस्ट, तो उनको मिल रहा था 1,50,000 पूरे साल का रेंट। तो ये हमने कहा फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब आसपास के मकान ऐसा रेंट ले रहे थे, 1,50,000। स्टैंडर्ड रेंट वो है जो रेंट कंट्रोल एक्ट है ना, गवर्नमेंट ने रेंट कंट्रोल एक्ट निकाल रखी है कि एक पर्टिकुलर रेंट बता रखा है कि इससे ज्यादा, मतलब हर एरिया के लिए या हर जगह के लिए गवर्नमेंट ने तय कर रखा है। जरूरी नहीं है हर जगह हो, कुछ कुछ जगहों के लिए, कि इससे ज्यादा आप रेंट नहीं चार्ज कर सकते। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कोई वो लगा देती है पाबंदी कि अब मैक्सिमम लिमिट 1,08,000 है, अब इससे ज्यादा टैक्स वो रेंट चार्ज नहीं कर सकते, तो इसको हम कह देते हैं स्टैंडर्ड रेंट है। ये स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया, इससे ऊपर रेंट हम चार्ज नहीं कर सकते।
तो अब ध्यान से सुनेंगे, हाउस नंबर 1 जो मेरा था, मेरी ओनरशिप में म्यूनिसिपल अथॉरिटी आई, उसने कहा कि लगभग ये घर पूरे साल में 1,20,000 का रेंट इसे कमाना चाहिए। फिर आसपास से पता किया गया, आसपास के मकानों ने बताया कि पूरे साल में उनको 1,50,000 का रेंट मिल जाता है, तो उसको बोला फेयर रेंट। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 1,08,000 से ज्यादा तो यहाँ पे रेंट चार्ज करने ही नहीं देंगे, जो किराए पे रहने आ रहे हैं हम उन लोगों के भले के लिए भी तो सोचेंगे। और एक्चुअली में जब मैंने रेंट पे चढ़ाया तो मुझे कितना मिला, तो मैंने 1,80,000 पूरे साल में कमाया। तो ये 4 चीजें आपको मैंने टर्म्स क्लियर करी हैं इसमें। अब बच्चे क्या होता है कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हम हायर अमाउंट निकालते हैं। अब मान लीजिए कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ये जानना चाहती है कि कितनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम, मतलब कितनी रेंटल इनकम आपको हो जाती होगी पूरे साल में। इनकम टैक्स अथॉरिटी जानना चाहती है। ये तो म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने कहा कि 1,20,000 कमा लेते होंगे। ये आसपास के लोगों से पता किया तो 1,50,000। ये गवर्नमेंट ने बोला कि 1,08,000 से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते। ये सारी बातें तो ठीक है। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी कितना एक्सपेक्ट करे इस प्रॉपर्टी से, हाउस नंबर 1 से, कि कितना कमाकर दे देती होगी मुझे, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी चाहती है मैं टैक्स भरूं इस इनकम पे जो मैं कमाऊं यहाँ से। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जानना चाहती है कि कितना एक्सपेक्ट कर सकती है वो इस घर से। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहेगी कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने 1,20,000 इसकी वैल्यू बताई, बट आसपास के मकान तो कह रहे हैं कि वो 1,50,000 कमा लेते हैं पूरे साल में रेंट पे चढ़ाने पे। तो अब इनकम टैक्स अथॉरिटी तो ज्यादा ही टैक्स चार्ज करना चाहती है मेरे से। तो वो कहेगी कि जब मैं वैल्यू एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इन्हें कितना रेंट मिलता होगा, तो वो कहेगी मैं इन दोनों में से ज्यादा को लूंगी। तो उसने क्या ले लिया, 150। अब 150 ले लिया उसने। अब बट उसको याद आया इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि गवर्नमेंट ने तो कह रखा है कि 1,08,000 तो मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा तो चार्ज ही नहीं कर सकते। तो 1,50,000 को उनको कम करना पड़ा अपनी, उनको बोलना पड़ा कि 1,50,000 की जगह 1,08,000 ही मानना पड़ेगा ऐसे तो, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है इससे ज्यादा तो रेंट चार्ज ही नहीं हो सकता। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने एक्सपेक्टेशन लगाई कि 1,08,000 रेंट कमा के दे देती होगी आंसर को हाउस नंबर 1 प्रॉपर्टी। ये इनकम टैक्स अथॉरिटी की एक्सपेक्टेशन है। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, कि इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि कितना रेंट आएगा, उसको कहते हैं हम एक्सपेक्टेड रेंट। वो कैसे निकालते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू जो होती है और जो फेयर रेंट होता है उन दोनों का हायर अमाउंट लेते हैं। जैसे इस केस में आया 1,50,000। फिर जो हायर अमाउंट आती है उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, और दोनों का लेते हैं लोअर अमाउंट। तो लोअर अमाउंट आया 1,50,000 और 1,08,000 में से 1,08,000। तो हमारा जो अब लोअर अमाउंट आता है उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो हुआ हमारा 1,08,000 हो गया। और एक्चुअल मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सपेक्ट कर रही है मुझसे कि मैं इस घर से 1,08,000 कमाती होंगी, बट एक्चुअली मैं तो मैं 1,80,000 कमाती हूँ। ठीक है बच्चे, यहाँ तक का पॉइंट समझ आया आप लोगों को? अब बहुत सारे केसेस हैं, उनमें हम कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं आपको वो बताऊंगी मैं। अब बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे हम सब, मिस्टर जे ओनर है बड़े से घर के, विच इज लेट आउट एट द रेंट ऑफ 20,000 रुपए पर मंथ। स्क्रीन बड़ी कर रही हूँ आप लोगों के लिए। हाँ जी, देखिए क्या कहते हैं, मिस्टर जे एक बड़ा सा घर ओन करते हैं जो लेट आउट है। लेट आउट है मतलब किराए पे चढ़ा रखा है। कितने में, 20,000 रुपए महीने का किराया आता है मिस्टर जे को बड़े से घर का। कहता है आगे
म्यूनिसिपल वैल्यू, कर्सर देखिएगा, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस, घर की म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपए एक महीने की। और फेयर रेंट कितना है? 21,000 रुपए एक महीने का। और स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 18,000 रुपए एक महीने का। एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड आर 5,000 रुपए पूरे साल के। देखिए बाकी सारी चीजें तो एक एक महीने की दे रखी हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू एक महीने की, फेयर रेंट एक महीने का, स्टैंडर्ड रेंट एक महीने का, बट म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो पूरे साल के गिवन है। और क्या कहता है? कैलकुलेट करो नेट एनुअल वैल्यू। एनएवी एक शॉर्ट फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, दैट इज प्रीवियस ईयर 2019-20। अब ये बात तो आप सबको क्लियर है, मैं स्टार्टिंग ऑफ द क्लास से बताती आ रही हूँ आपको कि हमारा असेसमेंट ईयर है 2020-21, उससे जस्ट इमीडिएटली एक साल पहले हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-20। कहने का मतलब ये है कि इस प्रीवियस ईयर में जो भी हम पैसा कमाएंगे हाउस प्रॉपर्टी से, सैलरी से, सारे रिसोर्सेज से, जहां जहां से भी कमाएंगे उस पर टैक्स भरेंगे हम इस असेसमेंट ईयर में। तो पैसा हमारे को कमाना है इस साल में 2019-20 में। अब जो हमारा 2019-20 का मतलब होता है, इनकम टैक्स में आपको बताया था 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक पूरा एक साल हुआ। तो इसका मतलब जो हमारे को ये फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, दे तो एक एक महीने का रखा है, बट इनकी वैल्यू हमारे को पूरे साल की निकालनी पड़ेगी। तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 महीनों से। एक महीने की वैल्यू को 12 महीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे 12 महीने की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्या किया इसमें। देखिए बच्चे, कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, दैट इज प्रीवियस ईयर 2019-20। तो सबसे पहले कहता है म्यूनिसिपल वैल्यू, कहता है म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू के आगे कितना लिखता है? 1,80,000। अब आप कहोगे मैम म्यूनिसिपल वैल्यू तो 15,000 रुपए एक महीने की दे रखी थी, आपने 1,80,000 क्यों लिया? तो मैं कहूंगी 15,000 को आप 12 महीनों से मल्टीप्लाई कर दो। एक महीने की 15,000 है तो 12 महीने की कितनी होगी? 1,80,000। तो म्यूनिसिपल वैल्यू हमने 1,80,000 लिख दी। आगे कहता है फेयर रेंट। तो जो फेयर रेंट है बच्चे, वो ऊपर दे रखा है हमारे को 21,000 रुपए एक महीने का। तो 21,000 को आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,52,000 आ जाएगा। फिर कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना गिवन है आपको? 18,000 रुपए एक महीने का। तो 12 महीने का कितना होगा बच्चे? 18,000 इंटू 12, 2,16,000 आ गया। अब मैं आपसे कहूंगी, मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि हम क्या करते हैं। हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। इनकम टैक्स अथॉरिटी बैठ गई, उसने वो कैलकुलेशन चेक कर रही है मिस्टर जे की। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने वैल्यू निकाली है 1,80,000 की। अब आपकी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर रही हूँ मैं। म्यूनिसिपल वैल्यू, इनकम टैक्स अथॉरिटी बैठ गई, चेक कर रही है, कहती है इनकम टैक्स अथॉरिटी की म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने, एमसीडी ने वैल्यू निकाली इस घर की 1,80,000 एक साल की। एमसीडी का मानना है कि एक साल में कितना रेंट कमा के दे सकती है ये प्रॉपर्टी? 1,80,000 रुपए का। आसपास के घरों को कितना वैल्यू कमा के दे रही है ये प्रॉपर्टी? रेंट इनकम कितनी कमा के दे रही है? 2,52,000 की एक साल में। एमसीडी ने कम आंका था। और स्टैंडर्ड रेंट गवर्नमेंट ने क्या कह रखा है कि किससे ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते, पूरे साल में 2,16,000 से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो अब हम इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सपेक्टेड रेंट निकालेगी कि कितना रेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए उसे इस प्रॉपर्टी से, कि मिस्टर जे की प्रॉपर्टी कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कमा के दे देती होगी। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ। कितना? वो कहती है 2,16,000। कैसे निकल के आया 2,16,000? पहले इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर अमाउंट चूज कर लिया, 1,80,000 और 2,52,000 का हायर। उन्होंने कहा कि एमसीडी कहती है 1,80,000 रुपए रेंट आता होगा पूरे साल में, बट आसपास के घर कह रहे हैं 2,52,000 आता है। तो कहते हैं कि जरूर ये 2,52,000 कमाते ही होगा मिस्टर जे।
रेंटल इनकम से, तो उन्होंने कह दिया हायर लिख देते हैं। फिर उनको याद आया भैया गवर्नमेंट ने तो कंट्रोल लगा रखा है कि स्टैंडर्ड रेंट की इससे ज्यादा तो चार्ज ही नहीं कर सकते, तो 2,52,000 को तो कम करके 2,16,000 पे लाना ही पड़ेगा, तो 2,16,000 पे ले आए। तो इसीलिए हम जो हायर अमाउंट आती है इन दोनों की, उस पॉइंट को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, और स्टैंडर्ड रेंट और उस हायर अमाउंट का लोअर ले लेते हैं। 2,16,000 लोअर था तो 2,16,000 ले लिया, 2,16,000 अब हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर जे को एक साल में इतना रेंट कमा के देती होगी। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया, 2,16,000। बट एक्चुअली में मिस्टर जे को कितना कमा के दे रही थी ये प्रॉपर्टी? अभी अभी हमने देखा कि उन्होंने 20,000 रुपये महीना पे दे रखा था किराए पे, तो 20,000 रुपये एक महीने का, तो 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दो तो 2,40,000 एक्चुअल में कमा के दे रही थी। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने एक्सपेक्ट किया था कि पूरे साल में 2,16,000 कमा के दे रही होगी, बट मिस्टर जे ने कमाया कितना? उन्होंने 2,40,000 कमाया। अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज का मानना है, एक्सपेक्ट कर रही हैं वो कि 2,16,000 पूरे साल में रेंट आ रहा होगा, एक्चुअली में मिस्टर जे को 2,40,000 रुपए का रेंट आ रहा है। तो वैल्यू क्या माने हम उस घर की? उस घर की वैल्यू हम मानेंगे फिर 2,40,000। कौन मानेगा? इनकम टैक्स अथॉरिटीज मानेंगी। इनकम टैक्स अथॉरिटीज बैठी हुई हैं कैलकुलेट करने के लिए कि वैल्यू कितनी है उस घर की, एक साल की रेंटल इनकम कितनी कमा के दे सकता है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने एक्सपेक्ट किया था कि 2,16,000 कमा सकता है, एक्चुअली में कमा के दिया 2,40,000। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि हम कोई बेवकूफ थोड़ी, हम ये इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम इस पर टैक्स चार्ज कर सके। अगर हम कम इनकम दिखाएंगे तो कम टैक्स चार्ज करना पड़ेगा हमारे को, और इनकम टैक्स अथॉरिटीज ज्यादा से ज्यादा टैक्स चार्ज करना चाहती हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा फिर हम 2,40,000 को मानेंगे वैल्यू इस घर की। वैल्यू मानेंगे मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। तो ग्रॉस मतलब टोटालिटी में, एनुअल मतलब पूरे एक साल की वैल्यू इस घर की कितनी रेंटल इनकम कमा के दे सकते हैं, ये हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे 2,40,000। तो बेसिकली हमने क्या किया इस केस में, हमने एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में जो ज्यादा बड़ी फिगर थी, हायर, उसको चूज करके जीएवी मान लिया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये सिर्फ इसी केस में किया है हमने। हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा आप एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट का हायर अमाउंट लोगे, ऐसा नहीं होगा, बट इस केस में हमने इसका हायर लिया है। आपको लॉजिक मैंने साथ साथ बता ही दिया। अब 2,40,000 रेंट इनकम कमा के दे रहा था ये घर पूरे साल में, तो अब इस अमाउंट पे मिस्टर जे से कह दे कि टैक्स भर दे 2,40,000 पे, तो मिस्टर जे कहेंगे मैं तो नहीं भर रहा 2,40,000 पे टैक्स। वो कहेगा कि मैंने एमसीडी को टैक्सेस दिए हैं, ये जो घर का सीवेज सिस्टम वगैरह चलाने के लिए, कहता है कि वो अमाउंट अब मेरी जेब में तो रह नहीं गई। कहता है कि मैंने एमसीडी को टैक्सेस दिए हैं, जो टैक्सेस मैंने उसको दिए हैं वो मेरी अमाउंट 5,000 रुपए के मैंने टैक्सेस दिए हैं। तो वो कहता है मिस्टर जे वो 5,000 अब मेरी जेब में तो रह नहीं गए, रेंटल इनकम जो कमाऊंगा वो मेरे जेब में होगी, बट कह रहा है कि ये जो मैंने म्युनिसिपल टैक्सेस दे दिए हैं एमसीडी को, ये अब मेरे जेब में नहीं रहे 5,000, तो मैं उन पर टैक्स क्यों भरूं? तो कहता है कि जो 2,40,000 है उसमें से 5,000 को मैं माइनस करूंगा, जो मैंने टैक्स भरा है एमसीडी को उसको माइनस करूंगा, बचे कुचे को अपनी इनकम मानूंगा, रेंटल इनकम, उस पे मैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानते हुए टैक्स भरूंगा। तो उन्होंने 2,40,000 जो जीएवी आया था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू घर की, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस जो कि लैंडलॉर्ड ने, मकान मालिक ने पे करे 31 मार्च 2020 से पहले, या फिर 31 मार्च 2020 वाले दिन उनको माइनस कर दिया, और फिर आ गया हमारा, जब आप ग्रॉस में से कुछ भी वैल्यू माइनस करते हो तो नेट वैल्यू आती है, ये बात सबको पता है। तो ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जब हमने म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया तो आ गई नेट एनुअल वैल्यू पूरे घर की, कि पूरा घर इतना रेंट कमा के देता होगा पूरे साल में, कितना? 2,35,000 देता है, नॉट देता होगा, देता है 2,35,000। तो बच्चे ये हमारा, मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। अब हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। हाउस प्रॉपर्टी की बहुत सारी कैटेगरीज बन सकती हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो डिस्कस कर रही हूँ आपसे, क्योंकि मेरे को पूरे सिर्फ इस क्लास में हाउस प्रॉपर्टी खत्म कराना है, जबकि रियलिटी में रेगुलर वालों को हम 10 क्लासेस में, 5 क्लासेस में, मतलब ज्यादा क्लासेस में खत्म कराते हैं इस चैप्टर को। स्क्रीन पे देखेंगे बहुत सारे केसेस हमारे बनेंगे हाउस प्रॉपर्टी के। पहला केस, मान, अब देखिए बहुत सारे केसेस कैसे बन सकते हैं, या तो ये केस बन सकता है
कि मान लीजिए एक मकान में मैं रह रही हूँ और एक और मकान मेरे दादाजी ने ऐसे ऐसे ही लेकर रख रखा है, उस मकान को से किराए की इनकम मैं बांधना चाहती हूँ, तो मैं उस मकान को किराए पे चढ़ा देती हूँ, तो वो किराया जो आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो जाएगा। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं उस मकान को पूरा 12 महीने पे किराए पे चढ़ा दूं। ये भी हो सकता है कि मैं उस मकान को 7 महीने किराए पे चढ़ाऊं और बचे हुए 5 महीने में अपना सामान रख दूं उस घर में, कि मैं रह रही हूँ वहां पे, मतलब कि मैं अपने इस घर में भी रह रही हूँ अपने, और उस घर में भी रह रही हूँ, मेरा कुछ सामान इस मकान में पड़ा है, कुछ सामान उस मकान में पड़ा है। तो ये भी हो सकता है कि आप पूरे साल के लिए किराए पे चढ़ाओ, पूरे 12 महीने के लिए। अगर आपने 12 महीने किराए पे चढ़ाया तो आपका ये केस 1 बन गया। या ये भी हो सकता है कि मैंने किराए पे तो 12 महीने के लिए चढ़ा दिया उस मकान को जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था, बट मेरे को जो किराएदार मिला वो 9 महीनों के लिए मिला, बाकी के 3 महीने मैंने खूब ढूंढा किराएदार, मुझे कोई किराएदार नहीं मिला, और वो जो पुराने वाला किराएदार था वो भी छोड़ के चला गया 9 महीने बाद, तो मेरे को 3 महीने का तो रेंट ही नहीं मिला, मतलब वेकेंट पड़ा रहा मेरा घर। मैं कमाना चाहती थी लेट आउट करके रेंट पे चढ़ा के, बट 9 मंथ्स तक तो किराएदार मिला रहा, 3 महीने वेकेंट रहा, कोई किराएदार ही नहीं मिला, खाली पड़ा रहा, वेकेंट रहा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, मतलब किराए पे चढ़ाई गई फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, कुछ पार्ट ऑफ द ईयर के लिए, कुछ समय के लिए तो किराए पे चढ़ाई गई और कुछ समय वेकेंट रहा, खाली रहा। तो ऐसे केस में हम कैसे डीलिंग करते हैं ये भी सीखेंगे हम। और एक और केस क्या आता है आपका, हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर एंटायर ईयर, ये तो मैं आपको बता चुकी, वेट, लेट आउट फॉर बैलेंस पार्ट ऑफ द ईयर ये भी बता चुकी, वेट वेट वेट, ओके। नेक्स्ट है आपका, हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर। ऐसा भी तो हो सकता है बच्चे कि एक मकान में मैं रह रही हूँ, जो दूसरा एक और मकान है वो मैंने सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया पूरे साल के लिए। कहने का मतलब एक मकान में तो मैं रह ही रही हूँ, उसके अलावा जो दूसरा मकान है उसमें भी मैंने अपना सामान रख दिया, कभी कभी मैं ही चली जाती हूँ वहां पर, बट मैंने उसे किराए पे नहीं चढ़ाया। तो जब मैंने किराए पे नहीं चढ़ाया तो उसको हम कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, मैंने ऑक्यूपाई कर रखा है उसे। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे वैल्यूज, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका, हाउस प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट फॉर अ पीरियड एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द रिमेनिंग पीरियड। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मेरा एक्स्ट्रा घर है उस एक्स्ट्रा घर को मैं कुछ टाइम पे तो किराए पे चढ़ा दूं, और कुछ टाइम, मान लीजिए 7 महीने मैंने किराए पे चढ़ा दिया और बचे हुए 5 महीने मैंने सोचा नहीं अब मेरे को किराएदार नहीं रखना, मेरा घर पे सामान नहीं आ रहा मेरे इस पुराने घर पे, तो मैं नए घर में भी आधा सामान शिफ्ट कर देती हूँ, मैं वहां पे भी बीच बीच में जाया करूंगी। तो अगर मैंने कुछ समय के लिए तो किराए पे चढ़ा दिया अपने घर को कुछ महीनों के लिए, और कुछ महीनों के लिए मैंने क्या किया कि सेल्फ ऑक्यूपाई कर दिया, तो ऐसे केस में हम कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे ये भी हम सीखेंगे। मान लीजिए कि जो एसएससी है, मैं जिसको इनकम टैक्स पे करना है, उसके 2 से ज्यादा घर है, तो ऐसे केस में, और मेरे जितने भी घर हैं 2 से ज्यादा, मान लीजिए 3 घर हैं मेरे या 4 घर हैं, मैंने सबको सेल्फ ऑक्यूपाइड बता रखा है, मैंने कह रखा है सारे मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहेगी कि मतलब बहुत बड़ी बेवकूफी करी है तुमने, अगर तुमने इतने सारे घर तुम्हारे पास है और तुम कहीं से भी किराए की इनकम नहीं खा रहे, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहेगी कि भाई तुम नहीं खाना चाहते किराए की आमदनी, कोई बात नहीं मत खाओ, बट तुम जो 2 घर है उनको तो तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज कर लो, अपने जो तुम्हारे पास मान लो 4 या 3 घर हैं या 5 घर हैं उन सब में चूज कर लो कि किन्हीं 2 घरों को तो तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड बता सकते हो, बाकी घरों को या पे चढ़ाओ और रेंटल इनकम आ जाएगी, नहीं चढ़ाते हो तो तुम्हारी मर्जी, मगर हम तो मान लेंगे कि तुमने किराए पे चढ़ाया। तो क्या कहता है कि एसएससी इज ओनर ऑफ मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी एंड ऑल आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ऐसे केस में हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट केस कहते हैं partly let out and partly self occupied house property that on the basis of area। मान लीजिए बच्चे, मैं एक घर में रहती हूँ उसमें 2 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर,
मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, मैंने ग्राउंड फ्लोर किया। तो ऐसे केस में कहा जाएगा कि मेरा पार्टली लेट आउट है, मतलब पार्टली मैंने अपने घर को किराए पे चढ़ाया है, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पार्टली मैं खुद रहती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया भी हम डिविजन कर सकते हैं। ऐसे केस में भी जीएवी कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। चलिए बच्चे, सबसे पहला जो मैंने केस आपसे डिस्कस किया था कि जब हम ये मानते हैं कि घर को हमने किराए पे चढ़ाया, जो हमारा एक्स्ट्रा घर पड़ा था हमने उसको किराए पे चढ़ाया और वो पूरे 12 महीने किराए पे रहा। तो ऐसे केस में जब आपका मकान पूरे 12 महीने किराए पे चढ़ता है, तो ऐसे केस में हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि अब शॉर्ट में हमें करना पड़ेगा तो मैं क्वेश्चन रीड आउट नहीं कर रही। म्यूनिसिपल वैल्यू थी 1,80,000 रुपए, फेयर रेंट था 2,52,000, स्टैंडर्ड रेंट था 2,16,000। तो हमने इन दोनों का हाइयर लिया, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट का 2,52,000 आया, फिर स्टैंडर्ड रेंट और 2,52,000 को कंपेयर किया तो 2,16,000 और 2,52,000 में लोअर अमाउंट थी 2,16,000। 2,16,000 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। इनकम टैक्स अथॉरिटीज एक्सपेक्ट कर रही है कि इतना रेंट कमा के देती होगी ये पूरे साल में प्रॉपर्टी। एक्चुअली में 20,000 रुपए महीना मिल रहा था, तो 20,000 रुपए महीने को इंटू 12 मंथ्स करो तो 2,40,000 का एक्चुअल रेंट आ रहा था। तो एक्चुअल रेंट 2,40,000 हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट 2,16,000 हो गया। अब ऐसे केस में बच्चे, जब दो रेंट आ गए हमारे पास, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, और हमारे को निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कि ये प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू कितनी है ये रेंट कमा के देती होगी। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज एक्सपेक्ट कर रही है 2,16,000 कमा के देती होगी, एक्चुअल में 2,40,000 कमा के देती है। ऐसे केस में जब पूरे 12 महीनों के लिए आपका रेंट पे चढ़ा हुआ होता है और ऐसे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट लिखा हुआ होता है, तो हमेशा आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होती है वो हायर ऑफ द टू होती है, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्चुअल रिटर्न। हमेशा आप एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल, सॉरी रिटर्न नहीं, रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को आप हमेशा कंपेयर करेंगे। ध्यान रखिए, एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट को आप हमेशा हमेशा कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके क्या डिसीजन मेकिंग लेनी है वो हर केस में अलग होगी। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्या लेनी है, अगर 12 महीने में लेट आउट है तो कि दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी उसको हम जीएवी मान लेंगे। अब 2,16,000 और 2,40,000 में से हायर थी 2,40,000, उसको हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू घर की मान लिया कि इतनी रेंट ये कमा के देता है घर। उसके अंदर से अब ये 2,40,000 जो आया, वही बात जैसे मैंने आपको बताई थी कि म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड है 5,000 रुपए। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस जो कि लैंडलॉर्ड पे करता है और 31 मार्च प्रीवियस ईयर के 31 मार्च वाले दिन तक या उससे पहले तक पे कर देता है, उनको हम माइनस कर देते हैं। उसमें से बची कुछ चीज होती है वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है। इस केस में कितनी आ गई, उसको हम कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वो कितनी आगे, नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि अभी हमें उसमें से कुछ डिडक्शंस भी करनी है, हम इसे नेट एनुअल वैल्यू कहेंगे। तो नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 2,35,000। नेक्स्ट केस में आते हैं बच्चे, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड वाज वेकेंट फॉर बैलेंस पार्ट ऑफ द ईयर। मैं एक मकान में रह रही हूँ, मेरे पास एक और मकान है, मैंने उसको किराए पे चढ़ाने का सोचा, मैंने किराए पे चढ़ाया और मैंने देखा कि 7 महीने तो मेरे को किराएदार मिल गया, वहां से मेरे को रेंट भी आ गया, बट बचे हुए 5 महीने में किराएदार ढूंढती रही, मुझे किराएदार ही नहीं मिला, तो 5 महीने मेरा वेकेंट रहा। ऐसे क्यों केस होते हैं कि कुछ महीने किराए पे चढ़ा, कुछ महीने तुम किराएदार ढूंढ रहे थे बट वेकेंट रहा। ऐसे केस में जो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखेंगे बच्चे। केस नंबर 2 देखेंगे। स्क्रीन पे देखेंगे, ये जो 2 लिखा हुआ है, मान लीजिए ये घर का नाम नंबर लिखा हुआ है, हाउस नंबर 2, ये जो मोटा मोटा 2 लिखा हुआ है, मान लीजिए ये हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है। अब हाउस नंबर 2 के बारे में क्या बातें बता रखा है, कहते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने कहा कि ये एक साल में 2,40,000 रुपए कमा के देता होगा हाउस नंबर 2। आसपास के लोगों ने बताया पूरे साल में 2,40,000 रुपए ही कमा के देता है, फेयर रेंट 2,40,000 है। गवर्नमेंट ने लिमिट लगा रखी है कि 2,40,000 रुपए से ज्यादा कमा के नहीं दे सकते। चलिए बच्चे दूसरा वाला करते हैं, क्योंकि इसमें तो तीनों ही वैल्यू सेम है, तो मैं आपको समझाऊंगी कैसे क्लियरली इसे। हम दूसरा करते हैं।
हाउस नंबर 3 करते हैं। ये हमारा तीसरा घर है। तो तीसरा घर है इन द सेंस आप भूल जाओ किसी कोई और घर आपके पास है या नहीं। हम ये मान लीजिए एक घर में आप रह रहे हो और ये वाला घर जो है ये आपने रेंट पे चढ़ाया है, किराए पे। अब इस घर के बारे में हमारे को कुछ चीजें पता है कि म्यूनिसिपल वैल्यू जो है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने कहा है कि 3,06,000 रुपए ये पूरे साल में कमा के देता होगा आपको घर। आसपास के लोग बताते हैं नहीं, 4 लाख रुपए पूरे साल में रेंट मिल जाता है। गवर्नमेंट ने कंट्रोल लगा रखा है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा रेंट नहीं हो सकता। और एक महीने में एक्चुअल में रेंट मिलता है 40,000 रुपए। कितने टाइम वेकेंट है? 4 महीने वेकेंट रहा। 4 महीने वेकेंट रहा मतलब 4 महीने खाली रहा। किराए पे हम चढ़ाना चाहते थे पूरे 12 महीने, बट 4 महीने खाली रहा, मतलब 8 महीने बचे हुए। 8 महीने, 12 महीनों में से 4 महीने घटा दो, बचे हुए 8 मंथ्स तक टेनेंट रहा, किराएदार रहा। और उस 8 महीने में हर महीने किराएदार ने 40,000 रुपए रेंट पे किया। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पे करे गए वो 3,000 रुपए थे। ये ड्यू थे, पे नहीं हुए, ड्यू बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यू हो गए मतलब आपको एक म्यूनिसिपल टैक्स देना था बट अभी तक आपने दिया नहीं है, 3,000 रुपए। अब इस केस में बच्चे हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। केस नंबर 3। स्क्रीन पे देखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू तीसरे, ये जो ये वाला घर है इस घर का नाम ही 3 है। तीसरा घर नहीं है ये, हम एक घर में रह रहे हैं और एक घर हमने किराए पे चढ़ाया है। जो घर किराए पे चढ़ाया है उसका मकान नंबर 3 है। म्यूनिसिपल वैल्यू, ये मकान नंबर 3 है ऐसा हम इज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू 3,06,000 है, फेयर रेंट 4 लाख है। हमेशा इन दोनों में से हायर अमाउंट लेते हैं, 4 लाख को ले लिया। फिर स्टैंडर्ड रेंट है 5 लाख। कह रहे 5 लाख से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते, तो भाई हम 5 लाख से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, तो बट ऑब्वियसली अभी 4 लाख निकल के आ रहा है तो 4 लाख ही लेंगे। तो हम क्या कहते हैं, जो हाइयर आते हैं इन दोनों का, उन दोनों हाइयर में से और स्टैंडर्ड रेंट में से लोअर लेते हैं, तो अब 4 लाख को लेंगे। तो 4 लाख हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, लिख दिया हमने यहाँ पे। एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 4 लाख है। इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सपेक्ट करिए कि 4 लाख रुपए का रेंट ये प्रॉपर्टी कमा के देती होगी। एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी ने कितना कमाया वो आपको कैसे पता चलेगा? मैंने अभी आपको बताया था कि एक महीने में 40,000 रुपए का रेंट भर रहे थे और 8 महीने तक रेंट भरा। तो 40,000 रुपए इंटू 8, 32, तो मतलब 3,20,000 रुपए का रेंट एक्चुअल में कमाया है इन्होंने। और कितने टाइम वेकेंट रहा? 4 महीने। 4 महीने वेकेंट रहा और हर महीने अगर रेंट पे चढ़ता तो ये वेकेंट पीरियड पे कितना आ जाता रेंट? 40,000 रुपए इंटू 4 महीने, कितना आ जाता? 1,60,000 रुपए रेंट और आ जाता अगर किराए पे चढ़ा रहता तो। अब कहता है कि अगर पूरे 12 महीने किराए पे चल रहता तो टोटल पूरे साल में रेंट कितना आता? तो हम कह रहे हैं एक महीने में 40,000 आता, तो 12 महीने में कितना आता? 40,000 इंटू 12, 4,80,000। ये तब आता अगर पूरे 12 महीने रेंट पे चढ़ता, बट एक्चुअल में ये 8 महीने चढ़ा तो 3,20,000 रुपए का रेंट आया। अब बच्चे जैसे कि आप देख सकते हो, आपको हमेशा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करना है। अब आप 4 लाख को 3,20,000 से कंपेयर करोगे, करिए कंपेयर। तो हमने कंपेयर किया तो हमने देखा भाई एक्सपेक्टेड रेंट जो है 4 लाख रुपए ज्यादा है 3,20,000 से, तो मतलब 4 लाख क्या था हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, 3,20,000 क्या था एक्चुअल रेंट। तो आपने देखा कि एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है एक्चुअल रेंट से। जब जब आपका एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज्यादा आएगा, बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जब जब आपका एक्सपेक्टेड रेंट मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी कमा कर देगी, बट एक्चुअली में आपकी प्रॉपर्टी ने कम कमा के दिया, जब जब ऐसा केस होगा तब तब आप ये चेक करोगे कि वेकेंट थी प्रॉपर्टी, इस वजह से वैकेंसी की वजह से कम कमा के दिया इस प्रॉपर्टी ने एक्सपेक्टेड रेंट के मुकाबले, या अगर वेकेंट नहीं होता तो भी ये प्रॉपर्टी कम ही कमा के देती। तो चलिए, अगर वेकेंट नहीं होता तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में कमा के देती 4,80,000 रुपए। अगर वेकेंट नहीं, मान लीजिए मैं ओनर हूँ इस प्रॉपर्टी की, अब मैं ओनर हूँ तो इनकम टैक्स मेरे को देना है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज मेरे कैलकुलेशन कर रही हैं, वो कहती हैं कि हमारे अकॉर्डिंग तो तुम्हारा मकान 4 लाख रुपए तुम्हें रेंट देता होगा पूरे साल का। मैंने कहा जी नहीं, 3,20,000 रुपए का रेंट आया है।
तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि बट हमारे अकॉर्डिंग तो 4 लाख आना चाहिए था। तो अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज ये चेक करेंगी कि अगर ये मेरा वैकेंसी ना होती, कुछ टाइम के लिए खाली नहीं रहता, रेंट पे चढ़ा रहता 12 के 12 महीने, तो कितना कमा के देता मुझे मेरा घर? तो उन्होंने देखा 4,80,000 रुपए कमा के देता। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने सोचा कि ये एक्चुअल रेंट को कम बता रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, ये जेन्युइनली इसका कम आया है, ऐसा नहीं है कि ये कम दिखा रहा है ताकि इसको कम टैक्स देना पड़े। ये तो बेचारा 4,80,000 रुपए दिखाना चाहता था पूरे साल में, और फिर ये मेरे 4 लाख जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, इनकम टैक्स अथॉरिटी सोच रही है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 4 लाख देगा, बट एक्चुअल में तो ये आदमी मेरे को 4,80,000 रुपए रेंट देना चाहता था। वो तो इसकी किस्मत खराब थी कि वेकेंट हो गया तो इसने कम कमाई करी है, 3,20,000 कमाई करी है। ऐसे केस में जहां इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये समझ आ जाता है कि ये बेचारा तो हमें ज्यादा रेंट देना चाहता था, बट ये कम रेंट सिर्फ इस वजह से दे रहा है क्योंकि खाली पड़ी हुई थी प्रॉपर्टी। ऐसे केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करेगी? इनकम टैक्स अथॉरिटी 3,20,000 मतलब जो भी आपकी यहाँ पर एक्चुअल रेंट में वैल्यू आ रखी होगी उसी को वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेगी। समझ आया है बच्चे? अब यहीं पर मैं आपको एक और केस बताऊंगी। मान लीजिए इस वाला केस, ये वाला जो घर है, मान लीजिए ये वाला घर होता, इस वाले घर में हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू थी 2 लाख रुपए, फेयर रेंट था 2,04,000 रुपए, दोनों का हायर लिया 2,04,000 आया। 2,04,000 हमारा वैल्यू जो आई उसमें और स्टैंडर्ड रेंट में लोअर लेते हैं। अब आप कहोगे मैम स्टैंडर्ड रेंट तो 0 है, तो 0 और 2,04,000 में तो 0 ले लें क्या एक्सपेक्टेड रेंट? मैंने कहा नहीं, इसका मतलब लॉजिक से चलो। लॉजिक क्या कहता है? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हायर अमाउंट लेंगे, तो चलो 2,04,000 ले लिया। अब 2,04,000 पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कहा अरे गवर्नमेंट ने तो कोई रोक ही नहीं लगा रखी कि कितना रेंट यहाँ पे होना चाहिए। तो एक्चुअल में फिर एक्सपेक्ट कितना करेगी इनकम टैक्स अथॉरिटी की पूरे साल में 2,04,000 रुपए ये प्रॉपर्टी कमा के देगी, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी ने कितना कमा के दिया? कहता है कि चलो देखते हैं। कहता है ये प्रॉपर्टी 1 महीने वेकेंट थी, 11 महीने किराए पे चढ़ी हुई थी। जिस महीने में किराए पे चढ़ी हुई थी हर महीने 15,000 रुपए का रेंट आता था। तो बच्चे एक्चुअल रेंट कितना हो गया आपका? एक्चुअल रेंट हो गया आपका कि कितना? 15,000 रुपए महीने का रेंट आता था। देखिए 15,000 रुपए महीने का रेंट आता था, और कितने महीने तक आया? 11 महीने तक आया, क्योंकि 1 महीना वेकेंट थी। तो 15,000 रुपए महीने को आप 11 महीने से जब मल्टीप्लाई करते हो तो एक्चुअल रेंट आपका 1,65,000, 1,65,000 आता है। अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं होती, पूरे 12 महीने पे किराए पे, 1 महीना खाली पड़ी रही ना प्रॉपर्टी, किराएदार नहीं मिला, मान लीजिए 1 महीना किराएदार, मतलब मान लीजिए पूरे 12 के 12 महीने किराएदार होता है, 1 महीने खाली नहीं रहती प्रॉपर्टी, तो कितना किराया कमाती है प्रॉपर्टी एक्चुअल में? तो 1,80,000 कमाती। अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने फिर कंपेयर किया एक्सपेक्टेड रेंट को और एक्चुअल रेंट को, 2,04,000 को और 1,65,000 को। जब उन्होंने कंपेयर किया तो उन्होंने पाया कि एक्चुअल रेंट तो कम है, एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 2,04,000 पूरे साल में कमा के देगी, पर तुम कह रहे हो सिर्फ 1,65,000 रेंट कमा के दिया है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी मन में शक करेगी कहीं ये मेरे से झूठ तो नहीं बोल रहे टैक्स बचाने के लिए, कि इनकम कम दिखाने के लिए, कम रेंट दिखाने के लिए। तो वो कहेगी कि चलो मैं ना ये चेक करती हूँ कि अगर ये वैकेंसी नहीं होती, पूरे 12 के 12 महीने ये लेट आउट होता, तो कितना कमा देती है प्रॉपर्टी। तो हमने चेक किया, तो हमने 1,65,000 में 15,000 रुपए और जोड़ दिए। 15,000 रुपए, 1 महीने वेकेंट था ना, 1 महीने वेकेंट था, तो मतलब 1 महीने के 15,000 रुपए का किराया नहीं आया। अगर वो आता 15,000 रुपए 1 महीने का किराया और, तो टोटल हो जाता 1,80,000 रुपए का किराया एक्चुअल में आता। तो उस केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी सोचती है कि अगर इसमें वेकेंट नहीं होता तो ये 1,80,000 रुपए पूरे साल में कमाता, और ये मुझे कहता कि मैंने 1,80,000 कमाया है। बट इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है बट मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये 2,04,000 रुपए मतलब पूरे साल में रेंट कमा सकता है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ये चेक करेगी, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेगी और ये चेक करेगी कि कौन सा बड़ा है। अगर एक्सपेक्टेड रेंट बड़ा है, इफ एक्सपेक्ट, देखो क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड रेंट बड़ा है एक्चुअल रेंट से। 8RRR का मतलब होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल, ठीक है। तो बच्चे अगर एक्चुअल रेंट आपका छोटा है, एक्सपेक्टेड रेंट आपका बड़ा है, जैसे कि इस यहाँ पर हुआ है, ऐसे केस में हम ये चेक करेंगे
कि वैकेंसी के वजह से, कि खाली पड़ा था कुछ समय मकान, इस वजह से ऐसा हुआ है, या मतलब खाली नहीं भी पड़ा होता तो भी ये मतलब कमी दिखा रहा था एक्चुअल रेंट। तो यहाँ पे हमने चेक किया, इसने पूछा, इसने देखा एक्सपेक्टेड रेंट तो बड़ा है एक्चुअल रेंट से, कंपेयर किया। जब भी आप ये कंपेयर करोगे तो आप ये चेक करोगे कि ये जो खाली पड़ा हुआ था, वेकेंट था 1 महीने के लिए या जितने भी टाइम के लिए, उस वजह से तो नहीं है कि एक्चुअल रेंट कम आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से। तो चेक किया, पूछा इसने कि एक्सपेक्टेड रेंट बड़ा है एक्चुअल रेंट से ओनली ड्यू टू वैकेंसी, ऐसा है या नहीं है? तो हमने कहा नो, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि अगर वेकेंट नहीं होता तो 1,80,000 कमाता, वो भी तो 2,04,000 से कम ही था, 1,80,000 भी। तो कहता है ऐसा नहीं है कि वैकेंसी के वजह से ऐसा हुआ है। तो ऐसे केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी कहेगी कि ये ना शायद मेरे से कम इनकम दिखाना चाहते हैं मुझे और कम टैक्स भरना चाहते हैं। तो वो कहेगी कि मैं तो ना तुम्हारे इस मकान की वैल्यू वो नहीं मानूंगी जो तुम बता रहे हो 1,65,000, मैं वो मानूंगी, इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है, जो मैंने सोच एक्सपेक्ट किया 2,04,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऐसे केस में आ जाएगी 2,04,000। इसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस जो हमने पे कर दिए हैं अपने लैंडलॉर्ड को ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020 उनको माइनस कर देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3,000 रुपए के म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करे गए हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो वहां पे म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस कर दो 3,000 रुपए। तो कितना आ गया, 2,04,000 में से 3,000 गया, 2,01,000 आ गया बच्चों। और ये वाला केस जो हम कर रहे थे तीसरा, कि इस वाले मकान के केस में, इस वाले मकान के केस में एक्चुअली में रेंट आ रहा था 3,20,000, बट एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा था 4 लाख। इनकम टैक्स अथॉरिटीज एक्सपेक्ट कर रही थी ये प्रॉपर्टी 4 लाख पूरे साल में कमा के देती होगी, बट एक्चुअल में कितना कमा के देती थी बच्चे ये प्रॉपर्टी? एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी कमा कर देती थी 3,20,000 रुपए। तो फिर चेक, जब भी हमारा एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज्यादा बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम आया है क्या। तो हमने चेक करा कि वेकेंट नहीं होता तो 4,80,000 रुपये आता रेंट, बट अब क्योंकि वेकेंट है तो 3,20,000 आया है। तो इसीलिए हम अब ऐसे केस में जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू इनकम टैक्स अथॉरिटी निकालती है तो ये सोचती है कि यार ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है, जितना मैंने कैलकुलेट किया था कि कमा के देती होगी प्रॉपर्टी है, तो उससे भी ज्यादा वैल्यू दिखा रहा था कि उससे ज्यादा रेंट कमा के देती है, ईमानदार आदमी। अब जब ये ईमानदार आदमी कह रहा है कि एक्चुअल रेंट 3,20,000 रुपए पूरे साल का इसने कमाया है, तो ये ठीक कह रहा होगा। तो वो कहेगी कि मैं इस प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू पूरे साल की ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3,20,000 ही मानूंगी, 4 लाख नहीं मानूंगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या चेक किया कि एक्सपेक्टेड रेंट ARRR एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल से बड़ा है ओनली ड्यू टू वैकेंसी, यस और नो। तो इसमें आया यस कि वेकेंट है, इसी वजह से ऐसा हुआ है कि ये वैल्यू छोटी रह गई इस वैल्यू से, वरना नहीं ऐसा होता। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक्चुअल रेंट जो आपका होता है उसी को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ पे मान लिया 3,20,000, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पे कर दिए उन्हें माइनस करते हैं। तो देखिए बच्चे, म्यूनिसिपल टैक्सेस 3,000 ड्यू हो गए हैं बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो चीज पेमेंट नहीं करी म्यूनिसिपल टैक्स की उसको माइनस करना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड में नील कर दिया, और फिर 3,20,000 में से जब जीरो जाता है बच्चे, नील जाता है, तो 3,20,000 आता है। तो 3,20,000 हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ गई बच्चे। नेक्स्ट है आपका, हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर। मान लीजिए मेरे पास 2 मकान है, एक मकान में तो मैं रह रही हूँ, दूसरा मकान मेरा खाली पड़ा है और मेरा मन नहीं है उसे किराए पे चढ़ाने का, मैं अपना सामान ही वहां पे रखना चाहती हूँ। तो इसका मतलब मैं सेल्फ ऑक्यूपाई करना चाहती हूँ उस मकान को, दूसरा जो खाली पड़ा है मैंने उसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया। अब ऐसे में सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया तो उसकी हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी निकल के आएगी बच्चे? तो आप भी जानते हो जो मकान खाली पड़ा हुआ है उसकी रेंटल इनकम कुछ थोड़ी ना निकल के आएगी, नहीं निकल के आएगी। तो उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम जीरो नील मानेंगे, और ऐसे केस में आपके नेट एनुअल वैल्यू भी नील आएगी। देखते हैं कैसे। कहता है मिस्टर जे का एक बड़ा सा घर है जिसकी म्यूनिसिपल वैल्यू 15,000 रुपए महीना है, फेयर रेंट 21,000 रुपए महीना है, स्टैंडर्ड रेंट 18,000 रुपए महीना है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पूरे साल में 5,000 देता है। कहता है एनएवी निकालो घर का,
अगर मिस्टर जे ओनर ऑफ अ बिग हाउस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हिम थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल सेल्फ ऑक्यूपाई पे रहा है ये एक्स्ट्रा घर, तो कहता है म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे साल की कितनी हो गई, 1,80,000, क्योंकि हमने महीने की दे रखी थी, मंथ की को हम 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, इस फेयर रेंट को भी 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया, स्टैंडर्ड रेंट को भी 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू आई 1,80,000, फेयर रेंट आया 2,52,000 और स्टैंडर्ड रेंट आया 2,16,000। अब हम म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर लेते हैं, तो 1,80,000 और 2,52,000 में से हायर क्या होगा, 2,52,000, 2,52,000 आ गया। तो और स्टैंडर्ड रेंट है 2,16,000, तो मतलब 2,52,000 तो ऐसा मान रही है इनकम टैक्स अथॉरिटी कि इतना आना चाहिए रेंट पूरे साल में, बट स्टैंडर्ड रेंट कहता है कि 2,16,000 से ज्यादा तो चार्ज ही नहीं कर सकते। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है ठीक है, इसका मतलब 2,16,000 से ज्यादा पूरे साल में नहीं आ सकता, तो 2,16,000 इनके पास रेंट आता होगा, एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं ऐसा। तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 2,16,000। एक्चुअल में रेंट क्या आ रहा है, अब खाली पड़ा है, सेल्फ ऑक्यूपाई में है, तो एक्चुअल में रेंट तो जीरो आ रहा है, नील। तो अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब इसमें निकालनी है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगी इसकी वो नील होगी, कि पूरे साल में कितनी रेंटल इनकम कमा के दे रहे हैं, नील, कुछ नहीं। तो हमेशा याद रखना बच्चे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी आपका जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ घर है वो आपका खाली पड़ा हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है आपके थ्रू, तो ऐसे घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी हमेशा नील होती है, जीरो होती है। और ऐसे केस में आप म्यूनिसिपल टैक्सेस जो आपने पे करे हैं ना, जो लैंडलॉर्ड ने पे करे ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, वो माइनस होने अलाउड नहीं होते हैं। अब गवर्नमेंट कहती है तुम हाउस प्रॉपर्टी इनकम तो दिखा नहीं रहे हो, तुम यही नहीं दिखा रहे कि तुमने अपना घर किराए पे चढ़ाया, उससे कोई आया, तुम तो कह रहे हो तुमने अपने यूज के लिए यूज करा है। अब तो जब तुम उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम का हमें फायदा नहीं दे रहे, हमारे को टैक्स नहीं दे रहे, तो जो तुम लोगों ने अपने घर को यूज करने के लिए, उसको वॉशरूम यूज करने के लिए, सीवेज वगैरह के लिए म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करे हैं गवर्नमेंट को, एमसीडी को, तो उसको हम माइनस करना अलाउ क्यों करें, तुम्हारी इनकम को कमी क्यों करें जब इनकम है ही नहीं। तो ऐसे केस में म्यूनिसिपल टैक्सेस कभी माइनस नहीं होते, जीएवी हमेशा निल होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में, और जब निल में से निल माइनस होता है, म्यूनिसिपल टैक्सेस क्योंकि निल ले रहे हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल थी, तो जब निल में से निल माइनस होता है तो नेट एनुअल वैल्यू भी निल आती है, मतलब जीरो आती है। तो हमेशा हम याद रखेंगे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू जीरो रहती है, निल रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बच्चे एक केस आता है आपका कि हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर अ पीरियड एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द रिमेनिंग पीरियड। अब ध्यान से देखेंगे इसे, क्या कहता है कि मान लीजिए 7 महीने तक किराए पे चढ़ा रखा था, बचे हुए 5 महीने किराएदार को कहा कि अब तू खाली कर दे, 5 महीने मैं रहना चाहता हूँ इसमें, मैं अपना सामान रखूंगा। मान लीजिए मेरे पास 2 घर है, 2 घर में से मैंने एक घर में तो मैं रह रही हूँ, दूसरा किराए पे चढ़ा दिया। किराए पे जो चढ़ाया है मान लीजिए मैंने 7 महीनों के लिए किराए पे चढ़ाया है, उसके बाद मैंने खाली करा लिया और अपना आधा सामान अपना दूसरे घर में भी रख लिया, तो दूसरा घर मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड में ही आ गया। तो ऐसे केस में अगर साल के कुछ महीने आपका घर किराए पे चढ़ा हुआ है, कुछ महीने आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, तो ऐसे केसेस में बच्चे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कहता है कि म्युनिसिपल वैल्यू है, जो फेयर रेंट है, जो स्टैंडर्ड रेंट है, ये जो आपको दे रखा होगा साल का दे रखा होगा, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि कुछ महीनों के लिए इतना निकलना है, कुछ जितने महीने रेंट पे चढ़ाया उसके लिए इतना निकलेगा, जितने टाइम सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसके लिए इतना निकलेगा। 7 महीने और 5 महीने के अंदर डिवाइड नहीं करोगे। मैंने कहा कि मैंने 7 महीने किराएदार रखा, 5 महीने घर में अपना सामान रखा, तो मतलब 5 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था, 7 महीने लेट आउट था। तो ऐसे केस में ऐसा नहीं है कि म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट को मैं 7 महीने और 5 महीने में डिवाइड कर दूंगी कि अरे 7 महीने का स्टैंडर्ड रेंट इतना होना चाहिए, 5 महीने का इतना होना चाहिए, फेयर रेंट 7 महीने का इतना होना चाहिए, 5 महीने का इतना होना चाहिए। नो, ये डिवाइड करना अलाउड इस केस में नहीं है, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बच्चे मान लीजिए वही एक क्वेश्चन लेते हैं कि मिस्टर जे जो है वो ओनर है एक घर के, उस घर की म्यूनिसिपल वैल्यू जो है बच्चे वो 50,000 रुपए पूरे साल की है। मैंने बोला पूरे साल की 50,000 म्यूनिसिपल वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख दिया पूरे साल की म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 रुपए। फेयर रेंट दे रखा है 56,000 रुपीज, फेयर रेंट लिख दिया 56,000 रुपीज। कहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही यूज दिस हाउस फॉर हिज ओन रेजिडेंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 30 नवंबर 2019।
कहता है कि अपने घर के लिए इसने इसको यूज कब से 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30/11/2019 तक एंड लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस फ्रॉम December 2000 @5200 पर मंथ। ध्यान दीजिएगा बच्चे, इस घर लिए क्या है कि जैन है, उन्होंने अपना सामान रखे रखा उस घर में कब से, अप्रैल से लेकर नवंबर के आखिरी तक, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे 8 महीने अपना सामान रखे रखा। हम क्या कर रहे हैं, हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम पूरे 1 साल की निकाल रहे हैं। कौन से की, प्रीवियस ईयर, जिस साल में हमने पैसा कमाया, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, उस पूरे 1 साल 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक के बीच में हमने जितना भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कमाया उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कह रहा है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 नवंबर 2019, पूरे 8 महीने तक तो खुद ही अपना सामान रखे रखा मिस्टर जे ने सेल्फ ऑक्यूपाई में। फिर बचे हुए 4 महीने जब बच गए थे तो उनमें 5200 पर मंथ पे किराए पे चढ़ा दिया। अब बच्चे ये बोला है कि पूरे साल की म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 है और पूरे साल के फेयर रेंट 56,000 है, और ये भी बोला है कि म्यूनिसिपल टैक्स पूरे साल में कितना पे करता है, 8400। कहता है नेट एनुअल वैल्यू निकालो हाउस प्रॉपर्टी की, अगर असेसमेंट ईयर है 2020-21 और प्रीवियस ईयर है 2019-20। तो बच्चे ऐसे केस में, आई नो बच्चों की टाइम आपका अप हो चुका है, मैं देख रही हूँ ये चीज, बट क्योंकि आपका इतना बड़ा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हमारे को एक क्लास में वाइंड अप करना है, तो आप देखिए कि मेरे पास टाइम का कितना कॉन्स्ट्रेंट है। अगर मैं आपको बिल्कुल ही नहीं कराऊंगी तो आई डोंट थिंक इट इज जस्टिस। मैं चाहती हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा करा सकूं, तो बस 5 मिनट और बेयर करिए आप मेरे साथ, फिर मैं आपके डाउट्स ले रही हूँ। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 दैट इज प्रीवियस ईयर 2019-20। सबसे पहले लिखा म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे साल की 50,000 थी, फेयर रेंट पूरे साल का 56,000 था। स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे क्वेश्चन में देखो गिवन ही नहीं है, तो इसमें लिख दिया नॉट एप्लीकेबल। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा आपका, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हाइयर लेते हैं हमेशा, तो इन दोनों का हाइयर है 50,000 और 56,000 का हाइयर है 56,000, 56,000 लिख, 56,000 हाइयर हो गया। फिर उसको हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, बट स्टैंडर्ड रेंट तो गिवन ही नहीं है, तो अब फर्दर दूसरे स्टेप को करने की जरूरत ही नहीं है, हम स्टैंडर्ड रेंट से कोई कंपेयर नहीं करेंगे। तो 56,000 हमारा हाइयर अमाउंट आया, उसी को हम एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। इनकम टैक्स अथॉरिटीज वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर जे को पूरे साल में 56,000 रुपीज का रेंट कमा के देती होगी। बट एक्चुअल में मिस्टर जे को एक्चुअल में रेंट कितना मिला है, मिस्टर जे को एक्चुअल में रेंट मिला है 5,200 रुपीज का 1 महीने में, और 4 महीने तक मिला है उन्हें, तो उन्हें एक्चुअल में कितना मिला है, 20,800। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी होगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी आपकी इन दोनों में से जो हाइयर अमाउंट है, 56,000 और 20,800 को कंपेयर किया, जो हाइयर अमाउंट है मतलब 56,000, वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। तो बच्चे ये रूल है, रूल क्या है, रूल ये है कि अगर आपके कुछ महीने के लिए लेट आउट है, कुछ महीने किराए पे चढ़ाई है, कुछ महीने आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, ऐसे केस में आप अपना एक्चुअल रेंट निकाल लो। अब आपका एक्चुअल रेंट ऑब्वियसली कुछ महीनों का होगा, पूरे 12 महीनों का तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ ही टाइम के लिए आपने रेंट पे चढ़ाई है। और आप एक्सपेक्टेड रेंट निकालो, एक्सपेक्टेड रेंट आपका पूरे 12 महीने में, 12 महीने में इनकम टैक्स अथॉरिटी ये एक्सपेक्ट करिए पूरे 12 महीने अगर किराए पे चढ़ाया जाता तो आता 56,000 रुपीज का रेंट। ऐसा इनकम टैक्स अथॉरिटी, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि पूरे साल मतलब पूरे 12 महीने अगर रेंट पे चढ़ाया जाता तो 56,000 रुपीज रेंट कमा के देती है प्रॉपर्टी मिस्टर जे को। पूरे 12 महीने की एक्सपेक्टेशन रेंट की 56,000 की है इनकम टैक्स अथॉरिटी की, बट एक्चुअली में तो ये सिर्फ 4 महीने रेंट पे चढ़ा। ये आपके क्वेश्चन में जितने भी महीने रेंट पे चढ़ा हुआ बता रखा होगा, पूरे 12 महीने का तो इस केस में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कुछ महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है। तो जितने महीने एक्चुअल में रेंट मिला उतने महीने का रेंट निकाल दिया। अब रेंट 4 महीने मिला है, एक्सपेक्टेशन वाला रेंट 12 महीने का है, बट ये दोनों फिगर्स वैसे तो कंपेयर हमें लगता है ना, अरे नहीं करनी चाहिए, ये तो 4 महीने का एक्चुअल रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट तो 12 महीने का है, बट हम एक्चुअल में इन्हीं दोनों फिगर्स को कंपेयर कर देंगे, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट को, और जो इनमें से हायर होगा, देख लीजिए लिखा हुआ है, हायर ऑफ दीज टू फिगर्स विल बी जीएवी। इन दोनों में से जो हायर होगा उसको जीएवी लेंगे। तो जीएवी हमारी क्या निकल के आई, 56,000 हमारी जीएवी निकल के आई। 56,000 और 20,800 में 56,000 बढ़ा है, तो वो हमारा जीएवी बन गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कि इतना रेंट कमा कर देती है पूरे साल में, ऐसा मांग गया इनकम टैक्स अथॉरिटी ने।
इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पे कर दिए हैं ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020 वो माइनस कर दिए। तो क्या कह रहा है, ही पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस 8,400, तो वो उनको माइनस कर दिया। 56,000 रुपीज जो हम कह रहे थे कि इतनी रेंटल इनकम हमारा मिस्टर जे को एक घर कमा के देता होगा, उसमें से उन्होंने माइनस कर दिया कि उन्होंने कितने टैक्स भरे, मिस्टर जे ने कितना टैक्स भरा उस प्रॉपर्टी के लिए, वो उन्होंने माइनस कर दिया। टैक्स हमेशा लैंडलॉर्ड भरता है ना बच्चे, यहाँ पर लैंडलॉर्ड मतलब लैंडलॉर्ड ना भरे ये भी हो सकता है, टेनेंट भरे ये भी हो सकता है, बट जो माइनस करना अलाउड होता है वो सिर्फ मकान मालिक ने जो रेंट भरा है, रेंट नहीं सॉरी म्युनिसिपल टैक्स जो भरा है मकान मालिक ने, वो ही माइनस करना अलाउड होता है। तो 56,000 में से 8400 का जो मकान मालिक ने म्युनिसिपल टैक्स भरा था। अब देखिए बच्चे, इसमें रह कौन रहा है, रह तो रहा है कुछ टाइम के लिए मकान मालिक और कुछ टाइम के लिए किराएदार, बट पूरे का पूरा म्युनिसिपल टैक्स कौन पे कर रहा है, मकान मालिक। तो मकान मालिक की जो आमदनी हुई पूरे साल की, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी मानती है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू पूरे साल की कितना रेंटल इनकम कमा के दिया मिस्टर जे को 56,000, बट मिस्टर जे ने इस घर में टैक्स म्युनिसिपल टैक्स कितना भर दिया 8400। तो ये इतना माइनस करने के बाद बचा कुचा अमाउंट मिस्टर जे के हाथ में आया, उसे कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। अब बच्चे आपका एक और ये दो, दो तो ये केसेस बच रहे हैं, फिर कुछ डिडक्शंस। मतलब मेरे को लगता है बच्चे कि अगर मैं आपके केस में हाउस प्रॉपर्टी इनकम पूरा डिस्कस करूं तो मुझे एक क्लास और चाहिए आपकी। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंटिन्यू करके फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं क्लास में जितना मेरे को पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। अब किसी को जिसको भी डाउट है बच्चे, वो अपने चैट बॉक्स पे मैसेज करके पूछिए मेरे से डाउट, आई एम देयर इन द क्लास। जब तक आपके डाउट्स नहीं खत्म होंगे मैं क्लास ओवर नहीं करूंगी। डाउट्स जिसको हैं आप पूछिए। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ मैं अपनी। ओके, किसी बच्चे का डाउट है, उसने ये कहा है कि मैम क्या आप अटैच कर सकते हो लिंक ऑफ द पीडीएफ प्लीज, एंड कैन यू प्लीज टेल द नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक वंस अगेन। ठीक है बच्चे, आज मैं आपका वन ड्राइव पे वो डाल देती हूँ, आपका जो पीडीएफ है अब वहां से देख लीजिएगा। और जो टेक्स्ट बुक का नाम है वो आपको डॉक्टर गिरीश आहूजा, डॉक्टर रवि गुप्ता नाम की इनकम टैक्स की बुक लेनी है। ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स की बुक कभी पुरानी नहीं ले सकते हम, तो आपको नई किताबी लेनी है। उसका असेसमेंट ईयर किताब पे आप जरूर जरूर चेक करेंगे बुक पे, वो होना चाहिए आपका 2020-21। अभिषेक चौहान ने पूछा है मैम हमारा एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा। बच्चे मुझे नहीं पता कि अभी आपका एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा, बट ये पता है कि आपका एग्जाम दिसंबर में होगा। अमित गुप्ता ने पूछा है कि मैम मीनिंग क्या है अलाउंसेस का। बच्चे अलाउंसेस मैंने आपको सैलरी चैप्टर में पढ़ाया था। अलाउंसेस वो होती हैं कि जैसे आपको फॉर एग्जांपल लेके समझाऊंगी आपको, मॉनेटरी होती हैं अलाउंसेस, पैसे के फॉर्म में दी जाती हैं। जैसे आप, मैं कहीं पे नौकरी करती हूँ, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, तो मेरे को कुछ पैसे तो पैसों के फॉर्म में दिए जाएंगे सैलरी, कुछ सैलरी मेरे को पैसों के फॉर्म में दी जाएगी, कुछ मेरे को अलाउंसेस दिए जाएंगे। कैसे, मान लीजिए टेलीफोन अलाउंस दे दिया मेरे को, टेलीफोन अलाउंस दे दिया मतलब पैसे दे दिए कि तू टेलीफोन का खर्चा के लिए तेरे को पूरे साल, आई मीन जैसे कि मैंने नौकरी करनी शुरू करी, मेरी नौकरी करते करते मेरी मंथ जब स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल कौन सा मंथ चल रहा है, नवंबर, नवंबर की शुरुआत में मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे दे दिया 10,000 रुपए टेलीफोन अलाउंस, 10,000 नहीं 1,000 मानते हैं, 1,000 रुपए टेलीफोन अलाउंस। तो इसका मतलब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे 1,000 रुपए टेलीफोन पे मैं खर्चा कर सकूं उसके लिए पैसा दे दिया, मॉनेटरी पैसा दे दिया। ये उन्होंने मुझे कैश ऐसा नहीं दिया कि तू जहां भी खर्च करना चाहे खर्च कर ले, उन्होंने मुझे एक ऐसा कैश दिया कि तू फोन पे खर्च करने के लिए पैसा दिया, टेलीफोन अलाउंस।
या अगर मेरे को पैसा दिया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कि तुम घर से दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाने आती हो, पढ़ाकर घर वापस जाती हो, आने जाने का तुम्हारे को हम 10,000 रुपए महीना दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये जो पैसा दिया उन्होंने ये नहीं कहा कि 10,000 रुपए के लिए कि ये तेरी सैलरी का पार्ट है, कहीं भी खर्च कर लियो, नहीं। उन्होंने कहा ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस दिया है, अलाउंस मतलब मॉनेटरी अलाउंस दिया है आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये सब चीजें बच्चे अलाउंस होती हैं अमित बच्चे। अमित गुप्ता बच्चे सैलरी का टॉपिक पढ़ाओ प्लीज बच्चे। सैलरी अमित मैं आपकी ओवर कर चुकी हूँ क्लास में। जितना एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मिसेस जेड वाला जो आपको कराया था, वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो मैं खत्म करा चुकी हूँ आपके साथ क्लास में। उसमें लास्ट में सिर्फ टैक्स की कैलकुलेशन रह गई थी, वो सैलरी का कोई पार्ट ऐसा सच नहीं है, वो मैं आपको जिस टैक्स की कैलकुलेशन है वो एकदम लास्ट में जब सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तब कराऊंगी, क्योंकि आज आपका हाउस प्रॉपर्टी कराना जरूरी था। और सैलरी चैप्टर बच्चे मैं आपको क्लास में रिपीट कर रही हूँ कि मैंने पूरा नहीं डिस्कस किया था। मैं एक 2 घंटे की क्लास में, मतलब एक एक घंटे की आपको 2 क्लासेस पढ़ाई हैं, उसमें आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं पूरा आपसे डिस्कस कर लूं एक एक पॉइंट सैलरी का, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बच्चे एक्चुअल में 30 दिन लगते हैं आपके सैलरी के चैप्टर को कराने में, बट 30 दिन क्या हमें मिले हैं? अगर हम रेगुलर के बच्चे होते तो हमारे को 30 दिन मिलते हैं, बट हम यहाँ पे नहीं मिले। 2 ही क्लासेस हमें हमारे को मिली थी सैलरी के लिए, तो उसमें मैं जितना आपको करा सकती थी मैंने कराया है, बाकी का आप डाउट पूछ लेना और अपनी बुक से पढ़ लेना बच्चे। अमित बच्चा कह रहा है कि मैम डेली क्लासेस ले लो, एग्जाम नियर है। बच्चे डेली क्लासेस में नहीं आपकी ले सकती, क्योंकि मैथ अगर लेना मतलब हमारे को एक शेड्यूल दिया गया है, ये आपकी क्लासेस फिक्स करी है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने। तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जितने दिन का हमें शेड्यूल देगा हम उतने दिन क्लासेस ले सकते हैं। अनु ने पूछा है कि मैम होल्डर का मतलब रिपीट करो। तो बच्चे होल्डर, आई थिंक आपका क्वेश्चन उस समय होगा जब मैं डीम्ड ओनरशिप पढ़ा रही थी। तो डीम्ड ओनरशिप में होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट, इम्पार्टेबल स्टेट मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका हम डिविजन नहीं कर सकते। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हम उनको तोड़ तोड़ के सबको थोड़ा थोड़ा नहीं दे सकते, थोड़ तोड़ के। जैसे कि एक मंदिर उनके पास एक ही है, 7 मंदिर, 7 लोग मान लीजिए एक फैमिली में है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मंदिर एक ही है, तो उसको तोड़ तोड़ के ऐसे तो नहीं कह सकते थोड़ा मंदिर तू रख ले तोड़ के, थोड़ा हम रख लेंगे, नहीं कह सकते। तो ऐसे केस में बच्चे वो हमारी इम्पार्टेबल ना डिवाइड होने वाली प्रॉपर्टी बन गई। और उसका होल्डर कौन बन गया? जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का करता है, मतलब जो उस बिजनेस को चलाने में सारे डिसीजन सबसे ज्यादा कौन लेता है? जो हेड ऑफ द फैमिली है। हेड ऑफ द फैमिली मतलब उस फैमिली का जो दादाजी है, या अगर दादाजी की डेथ हो गई है तो जो सबसे बड़े भाई हैं, तो वो होल्डर बन जाते हैं उस इम्पार्टेबल प्रॉपर्टी के। नरगिस ने बोला मैम बुक का नाम बताइए। बच्चे बुक का नाम मैंने आपको बता दिया है। हर्ष ने कहा है मैम थैंक यू, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ओके थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। कवलजीत सिंह, कवलजीत सिंह ने कहा है मैम बेस्ट अंडरस्टैंडिंग लाइफ एवर इन एसओएल। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। एक बच्चे ने पूछा मैम नोट्स दे दोगे आप? ये नोट्स चाहिए बच्चे, बिल्कुल आपको नोट्स मिलेंगे, आज आपके ये वन ड्राइव पे अपलोड हो जाएंगे नोट्स। अमृता दास ने पूछा है मैम म्यूनिसिपल वैल्यू एक बार और बता दो आप। बच्चे म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो होती हैं, चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से बताती हूँ। एमसीडी वाले क्या करते हैं, मान लीजिए मेरा पास एक घर में मैं रह रही हूँ मान लीजिए, ठीक है, और एक घर मेरे पास एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है। जो एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है उस घर पे जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज है एमसीडी, वो आएगा और वैल्यूएशन कर देगा उसका। वो कहेगा लगभग लगभग पूरे साल में इस घर को किराए पे चढ़ाया जाए तो वो लगभग इतना किराया कमा के देना चाहिए। तो जितना किराया कमा के देना चाहिए वो उस घर की एक साल की वैल्यू बन गई। जितनी उसकी एक साल की वैल्यू बन गई उसको हम कहते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू। आई रिपीट, म्यूनिसिपल अथॉरिटी एमसीडी, आप सुनते हो ना एमसीडी एमसीडी, एमसीडी के कर्मचारी सुनते हो। अब एमसीडी आई, एमसीडी ने कहा तुम एक घर में रह रहे हो और एक घर तुम्हारे पास फ्री में पड़ा, मतलब खाली पड़ा हुआ है। एमसीडी ने कहा कि मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा एक साल की। वो वैल्यू कैसे निकाली जाती है कि उस एक साल के अंदर अगर उसको रेंट पे चढ़ाया जाए तो कितना कमा के दे देगा। तो म्यूनिसिपल वैल्यू उन्होंने निकाल दी कि इसका मतलब लगभग लगभग इतना कमा के देगा पूरे साल में, जितनी भी उन्होंने वैल्यू निकाली, उसको कहते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू।
और जब टैक्स भरने की बारी आएगी ना, यही एमसीडी हमारे से वो हम जो वॉशरूम वगैरह यूज करते हैं उसके एमसीडी म्यूनिसिपल टैक्सेस भी चार्ज करेगी। जो टैक्स भरने की बारी आएगी तो ऐसा भी गिवन हो सकता है आपके क्वेश्चन में कि 10% टैक्स चार्ज किया म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने, तो 10% किस चीज का निकालोगे आप? जो ये म्यूनिसिपल वैल्यू आई थी ना आपकी, उसका मान लीजिए 2 लाख आई थी, तो उस 2 लाख का 10% निकालोगे। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने 2 लाख की फिगर, एक्चुअल फिगर नहीं है, हर क्वेश्चन में अलग फिगर होगी, कभी 2 लाख होगी, कभी 1.5 लाख होगी, कभी 1,80,000 होगी, हर क्वेश्चन में अलग फिगर होगी। अमृता शिवम ने पूछा है मैम ये लेक्चर्स डैशबोर्ड पे कब अपलोड होगी? बच्चे कर दूंगी मैं आपके, आज अपलोड कर दूंगी। अश्विनी कुमार ने बोला है मैम एक्सपेक्टेड रेंट समझ नहीं आया। बच्चे अश्विनी मैंने तो बहुत बार क्लास में आपको हर क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेंट समझाया है, फिर भी आपको अभी शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि एक्सपेक्टेड, आपको स्क्रीन शेयरिंग करके ही बताना पड़ेगा मुझे, रुकिए स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ फिर मैं। अश्विनी बच्चे आपके लिए स्पेशली कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,80,000 रुपए, फेयर रेंट है 2,52,000। इन दोनों का हमेशा हायर लिख लेते हैं, कहीं पर लिख लिया दोनों का हायर 2,52,000। अब 2,52,000 के बाद स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 2,16,000, मतलब स्टैंडर्ड बना दिया। 2,16,000 से ऊपर तो रेंट चार्ज हो ही नहीं सकता, तो हमने 2,52,000 और 2,16,000 का लोअर अमाउंट लेंगे, तो 2,16,000 ले लिया। 2,16,000 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, मतलब इतना एक्सपेक्ट कर रही है इनकम टैक्स अथॉरिटी कि ये मकान इतना पैसा कमा के दे देता होगा पूरे साल में किराए के फॉर्म में। रिपीट कर रही हूँ, म्यूनिसिपल अथॉरिटी, मान लीजिए मेरे पास एक मकान है जिसमें मैं रह रही हूँ, एक एक्स्ट्रा मकान है खाली पड़ा है, वो खाली पड़े मकान को बच्चे मैंने रेंट पे चढ़ा दिया। रेंट पे चढ़ा दिया, मेरे को वहां से रेंट आता है, जो रेंट आता है उसको कहेंगे एक्चुअल रेंट, एक्चुअली में मुझे इतना रेंट आया। अब एमसीडी वाले आए, एमसीडी वालों ने कहा कि हम वैल्यूएशन करेंगे इस घर की कि कितना पैसा हमारे हिसाब से लगभग कितना रेंट पूरे साल में तुम्हें कमा के देता होगा तुम्हारा घर। मैंने कहा कर लो। उन्होंने वैल्यूएशन करके बोला कि 1,80,000 रुपए कमा के देता होगा पूरे साल में। फिर उन्होंने आसपास से पता करा कि तुम मेरे घर के आसपास की जो और मकान रेंट पे चढ़े हुए हैं वो पूरे साल में कितना कमा के देते हैं, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग 2,52,000 रुपीज हमारा मकान हमारे को पूरे साल में रेंट कमा के देता है, तो इसको हम कहते हैं फेयर रेंट। मतलब फेयर मतलब आसपास फेयरली इतना रेंट कमा के दिया जा रहा है। नेक्स्ट था स्टैंडर्ड रेंट। गवर्नमेंट ने कहा 2,16,000 रुपए से ज्यादा का रेंट इस एरिया में, इन मकानों में दो पूरे साल में 2,16,000 से ऊपर का रेंट तुम चार्ज नहीं कर सकते, ये हम तुम्हारे पे लिमिट लगा रहे हैं। हमने कहा ठीक है। तो अब इनकम टैक्स अथॉरिटी बैठ गई। इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि आंचल के पास ये मकान है, आंचल ने इसे किराए पे चढ़ाया है, मेरा नाम आंचल है, मेरे पास ये मकान एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, एक मकान में मैं रह रही हूँ, ये मकान एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा इसने इसको किराए पे चढ़ाया है, इसकी चलो इनकम निकालते हैं कि कहीं ये कम इनकम तो नहीं दिखा रही, कम टैक्स तो नहीं भरना चाहती हमें। तो हमने म्यूनिसिपल वैल्यू देखी, एमसीडी ने वैल्यू निकाली थी 1,80,000 की, इतना रेंट पूरे साल में देना चाहिए इस घर को। आसपास के लोगों ने क्या बोला, आसपास के लोगों ने कहा नहीं नहीं 2,52,000 रुपीज का रेंट कमा के देती है प्रॉपर्टी आसपास की पूरे साल में। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने तो कम आंकली वैल्यू, एक्चुअल में तो 2,52,000 कमा के देती है, वहां 1,80,000 नहीं। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी तो ज्यादा टैक्स चार्ज करना चाहती है हमसे, तो इसीलिए उसने तो ज्यादा वैल्यू को मान लिया कि वो उतना रेंट हमें मिलता होगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने मान लिया 2,52,000 रुपीज का रेंट मिलता होगा। यहां तक समझ आया? आगे फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी ने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने रूल लगा रखा है स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट में कि 2,16,000 रुपए से ज्यादा का तो रेंट इस एरिया में चार्ज कर ही नहीं सकते। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है मैंने तो माना था कि 2,52,000 रेंट मिलता होगा आंचल को, बट यहाँ पर तो सिर्फ 2,16,000 से ज्यादा तो आंचल चार्ज कर नहीं सकती। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने मान लिया कि चलो फिर 2,52,000 और 2,16,000 का जो लोअर अमाउंट है 2,16,000 इतना कमा कर देती होगी आंचल को आंचल की प्रॉपर्टी, तो एक्सपेक्टेड रेंट मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये प्रॉपर्टी कितना रेंट कमा के देती होगी, 2,16,000।
तो इसीलिए इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। बट आंचल ने ये लिमिट फॉलो नहीं करी। ये जो गवर्नमेंट ने कहा था ना 2,16,000 से ऊपर तुम चार्ज नहीं कर सकते रेंट पूरे साल में, आंचल ने कहा मैं तो नहीं फॉलो कर रही है, मैं तो ज्यादा से ज्यादा रेंट कमाऊंगी। तो आंचल ने 20,000 रुपये महीना पे किराएदार रख लिया। 12 महीने तक किराएदार रुका, तो उसने 12 महीने में 20,000 रुपये महीने को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में पूरे 12 महीने में 2,40,000 का रेंट आंचल के पास आया। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने एक्सपेक्ट किया था कि 2,16,000 का पूरे साल में आता होगा। यहाँ ये चीज होती है एक्सपेक्टेड रेंट का कॉन्सेप्ट बच्चे। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ अब, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नरगिस बच्चे आपने पूछा है कि इलस्ट्रेशन 9 में एक्चुअल रेंट 2,40,000 कैसे आया। ये बच्चे मैं अभी आपको बताती हूँ क्योंकि फिर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, बाकियों का डाउट लेती हूँ अभी। राहुल कुमार चौधरी ने बोला है मैम ये वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड होगा। नहीं बच्चे, यूट्यूब पे नहीं अपलोड होगा, बट आपकी एसओएल की वेबसाइट पे अपलोड होगा, ये स्टूडेंट डैशबोर्ड में आप वहां पे चेक कर लीजिएगा या पूछ लीजिएगा कहाँ पे अपलोड होगा अपने एसओएल फोन करके। ये किसी ने पूछा है कि मैम इतने का लोन लिया गया 1/4/2014 को 12% फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस विच वाज कंप्लीटेड ऑन 21 मार्च 2016, 50% ऑफ द लोन हैज बीन पेड बैक के लिए टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालें हाउस प्रॉपर्टी का। बच्चे ये मैं आपको क्लास में डिस्कस करूंगी। अब 1 घंटे की क्लास में अभी बेसिक्स तक ही हम पहुंचे हैं ना, अभी फुल फ्लेज क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे। अभी हमने आधा क्वेश्चन निकालना सीखा है, ये बचा हुआ लास्ट का पार्ट है आपका इंटरेस्ट का। आपने कहीं ट्यूशन में पढ़ा होगा इसीलिए आप ये पूछ रहे हैं डाउट, बट अभी के तक के नोट्स में हमने कवर नहीं किया इसे। अंजलि ने बोला मैम मैंने लास्ट 2 क्लासेस मिस करी हैं। बच्चे आपको मिस नहीं करनी चाहिए थी लास्ट 2 क्लासेस। अब आप ऐसा करिएगा कि मैं अपलोड करूंगी आपके ये जो लास्ट 2 क्लासेस का भी आज वन ड्राइव पर पीडीएफ, वो आप एक बार देख लीजिएगा। और ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं आपके जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो आप एसओएल से पूछ लीजिएगा ये कब आपको मिल जाएंगे, तो फिर आप गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी इनकम टैक्स में एक भी क्लास आप मिस मत करिए वरना समझ नहीं आता नेक्स्ट क्लास का आसानी से। अनुष्का अग्रवाल ने पूछा है मैम इसमें कोई डिडक्शन होती है म्यूनिसिपल टैक्स को छोड़कर। बच्चे बिल्कुल होती है, 24A और 24B की डिडक्शन होती है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है और एक दूसरी इंटरेस्ट की डिडक्शन होती है। पुरानी थी बट अभी तक जैसे कि मैंने आपको बताया डिडक्शन पार्ट पे मैं पहुंच ही नहीं पाई। हमने मेन स्टार्टिंग का पार्ट करा है क्योंकि आपने तो ये ऑब्वियसली जब आप डिडक्शन की बात कर रहे हैं आपने ट्यूशन में पढ़ा है ऐसे, बट जिन बच्चों ने ट्यूशन में नहीं पढ़ा मैं सीधे उनको डिडक्शन पढ़ाऊंगी तो उन्हें बच्चे नहीं समझ आएगा। यश बंसल ने पूछा है कि मैम जो किराएदार है रेंटी अगर वो म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं तो बच्चे इन दैट केस माइनस करना अलाउड नहीं होगा म्यूनिसिपल टैक्स को। इन दैट केस जो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आता है उसमें से हम माइनस करते हैं ना म्यूनिसिपल टैक्स नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, वो माइनस करना अलाउड नहीं होगा। माइनस सिर्फ तब कर सकते हो जब मकान मालिक लैंडलॉर्ड पे कर रहा हो। अभिषेक कुमार ने कहा है मैम पुरानी क्लास की वीडियोस कहाँ से मिलेंगी। वो बच्चे आपको एसओएल से पूछना पड़ेगा, एसओएल डैशबोर्ड पे अपलोड हो गई हैं या नहीं हो गई हैं। चिराग बोल रहा है कि मैम अपने सैलरी चैप्टर में और नहीं पढ़ाया। बच्चे वो आप खुद देखिए आपको 13 क्लासेस मिली हैं, 13 क्लासेस सैलरी चैप्टर पूरा अगर मैं 100% कराऊं तो 13 क्लासेस में तो पूरा सैलरी चैप्टर कवर नहीं हो सकता। तो अगर मैं सैलरी चैप्टर के लिए मेरे को सिर्फ 2 क्लासेस मिली थी तो मैं जितना मैक्सिमम आपको एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, जितना करा सकती थी कर लिया। बच्चा वो आप खुद पढ़ो और जो डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी।
गुंजन कह रही है मैम एक्चुअल रेंट और नेट एनुअल वैल्यू के बीच जो डिफरेंस निकला है हमारा वही टैक्स लगेगी क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी? नहीं बच्चे, नॉट एट ऑल। टैक्स अभी हमने कैलकुलेट करा ही नहीं है इसमें। हमने तो पहले एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट को कंपेयर किया, फिर हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमने चूज किया कि हम दोनों में से क्या लेंगे। अब जीएवी के फॉर्म में तो हमने जीएवी निकाला, जीएवी जो निकाला उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस किया। कौन सा वाला म्यूनिसिपल टैक्स है बच्चे? ये जो कि ये सीवेज वगैरह के लिए, वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए हम हाउस टैक्स गवर्नमेंट को पे, एमसीडी को पे करते हैं, वो टैक्स माइनस करके हमारा बचा कुछ आया नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से हम दो चीजें माइनस करते हैं और फिर जो बचा कुछ आता है वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है, वो टैक्सेबल होती है, उस पर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। पूजा, मैम जितना भी आपने आज सिलेबस कंप्लीट कराया है और जितना रिमेनिंग है बस उसी में से ही एग्जाम में आएगा? नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ उसी में से एग्जाम में आएगा। ये आपकी सिलेबस खत्म कराने के लिए क्लासेस नहीं दी जाती। ये जो आपको क्लासेस दी जाती हैं वो दी जाती हैं आपके मतलब काउंसलिंग सेशंस के फॉर्म में, कि सिर्फ डाउट क्लियरिंग सेशन के फॉर्म में। वो तो हम आपसे एक्स्ट्रा मतलब आपसे एक्स्ट्रा में हम पढ़ा देते हैं आपको, बट ऐसा नहीं होता कि ये आपकी कोर्स खत्म कराने के लिए क्लासेस दी जाती हैं। आपका सिलेबस तो बहुत थोड़ा सा हो सकता है क्लास के अंदर, उस पर आप डिपेंड करके बिल्कुल नहीं जा सकते, आपको खुद से पढ़ना है। अब ये मान लीजिए आपकी क्लास में बहुत थोड़ा सिलेबस हुआ है, आपको खुद से पढ़ के जाना है। बुक खरीदिए, बुक से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। बुक के पीछे आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर 10 ईयर खरीदिए, उनके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नेहा ने पूछा मैम एग्रीकल्चर इनकम इंपॉर्टेंट है? बच्चे हाँ, एग्जाम में आ जाता है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना पोर्शन एग्जाम में आता है वो मैं डिस्कस कर लूंगी आपसे बाद में। मैंने आपके टॉपिक्स में एग्रीकल्चर इनकम बाद में दोबारा लिख रखा है। गुरलीन सिंह ने बोला है मैम रिकॉर्डेड लेक्चर्स कब आएंगे? वेबसाइट पे कमिंग सून लिखा आता है। हाँ बच्चे, थोड़ा टाइम एडिटिंग में लगता है ना, जो टीचर हैं, जो सर हैं, वो एडिट करके डालेंगे, तो थोड़ा टाइम जो एडिटिंग में लगेगा वो लगेगा, आने ही वाले हैं वो। अफरीन खान ने बोला है मैम इट्स माय फर्स्ट क्लास विद यू, कैन आई गेट एनी वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग यू? नहीं बच्चे, यही आपका वे आउट है कांटेक्ट करने का। अगर आपको मेरे को मैसेज करना है या कॉल करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। आपके जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर आप ये यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इनके थ्रू ही आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके मेरे से अपना डाउट पूछ सकते हैं। पूजा ने पूछा है मैम अगर हाउस कुछ मंथ्स खाली रहा और कुछ मंथ्स रेंट पर, तो उसमें इनकम कैसे चेक करेंगे? बच्चे ये तो मैंने क्लास में पढ़ाया था, अब मैं सारे एक एक करके वो लूंगी तो मेरे को भी डांट पड़ेगी। 1 घंटा क्रॉस कब का हो चुका है आपका? मैम एक इनकम टैक्स का ग्रुप बना लो जिसमें आप नोट्स भी डाल सकते हो। ओके, आई थिंक अबाउट इट। बच्चे हमें ऐसा बोला नहीं गया बट आई कैन थिंक अबाउट इट। अभिषेक ने क्या लिखा है मैम इफ वी वांट नोट्स, ओके आपको पीडीएफ तो अवेल में कराऊंगी तो उसी में आपके नोट्स आ जाएंगे। प्रिया ने पूछा है मैम एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में हायर लेंगे या लोअर? बच्चे ये हर क्वेश्चन केस पे डिपेंड करेगा। मतलब किसी केस में आपका हायर लेना है, किसी केस में हमें लोअर लेना है, ये डिपेंड करेगा आपका केस क्या है। बहुत सारे केसेस डिस्कस कर रहे हैं ना आज। मैम बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैं लीव करवा दूं? ठीक है बच्चे, फिर दैट्स इट फॉर टुडे। और मैं डाउट्स और नहीं ले पा रही हूँ, थोड़े से ही डाउट्स बचे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया। थैंक यू ऑल, बाय बाय।